नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरें तो बहुत सारी हैं और ये तो चुनावी स्पेशल है, तो चुनाव की बात तो होगी, लेकिन थोड़ा कुछ महीनों बाद होने वाला है उस चुनाव की बात भी कर लेते हैं। शुरुआत उससे ही करते हैं। जो संकट पैदा हुआ है अरविंद केजरीवाल की पार्टी में, सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त बंगाल चुनाव के बाद किसी चीज की है तो उसी की है। बल्कि कई लोग तो इसी के बारे में ज्यादा सुनना चाहते हैं, तो हमने कहा पहले इसी की बात कर लें। केजरीवाल पहले दिल्ली में हारे, उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अब उसके बाद उनकी पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी फूट हुई है। बहुत लोग निकले उनकी पार्टी से, लेकिन ऐसे कभी नहीं जैसे कल। अभी पंजाब में अगले साल ही चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया, खुली बगावत कर दी। पंजाब से राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के 2 और सांसदों संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण भी कर ली है और दावा किया है कि राज्यसभा के 4 और सांसद हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता, ये भी उनके साथ हैं और सातों को मिलाकर ये उनके कुल 10 सांसदों का 2/3 हो जाता है। राघव चड्ढा ने कहा कि वो एक गुट के रूप में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने शब्द विलय इस्तेमाल किया कि हम 2/3 मेजॉरिटी से अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी का विलय कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि बाकी 4 लोग अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जल्द ही उनकी भी बीजेपी ज्वाइन करने का दावा अब किया गया है, क्योंकि राघव चड्ढा ने तो अनाउंसमेंट कर दी है। और अब देखिए कि इसमें आगे क्या होता है। बागी सांसदों के खिलाफ लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी एक चांस लेना चाहती है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास तो किया जाए। संजय सिंह, जो 10 में से 1 सांसद बचे हैं पार्टी में, उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को एक चिट्ठी देने की बात कही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी में शामिल होने वाले इन राज्यसभा सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग दी है और अभी सांसद ये आम आदमी पार्टी के हैं। आधिकारिक तौर पर राघव और बाकी सांसद अभी बीजेपी का औपचारिक रूप से हिस्सा नहीं बने हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने के पीछे एक तकनीकी अड़चन है। ये नेता बीजेपी में आधिकारिक तौर पर तभी शामिल हो सकते हैं जब उन्हें राज्यसभा के सभापति से मंजूरी मिल जाए। राज्यसभा में अब संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता, संत बलबीर सिंह, आम आदमी पार्टी के 3 ही सांसद बचे हैं। हालांकि राघव चड्ढा ने यह कल ही कह दिया था कि हमने राज्यसभा के चेयरमैन को ये जो 7 सांसदों के नाम की चिट्ठी है वो हमने उनको दे दी है, ये कह करके कि हमको अब आप बीजेपी का मेंबर जो है वो मान लीजिए। तो ये बड़ी बात है और अभी तक का ये सबसे बड़ा पार्टी के रूप में सदमा जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए होगा। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि ये पंजाब के साथ धोखा है। यही बात भगवंत मान चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उन्होंने भी कही। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उन्होंने भी कहा इनको पार्टी ने क्या नहीं दिया था जो इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। मैं उनकी बातें आपको राघव चड्ढा की या संदीप पाठक जो कल बोले वो इसलिए नहीं सुनवा रहा हूं कि आप सब सुन चुके हैं। मोटा मोटा मैं बता देता हूं आपको, लेकिन फिर भी कि उन्होंने क्या कहा था। राघव चड्ढा ने कहा था कि पार्टी अब सिर्फ पर्सनल फायदे के लिए चलाई जा रही है। मैं फाउंडिंग मेंबर था, लेकिन अब पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में चली गई है। हम करियर यहां बनाने के लिए नहीं बल्कि करियर छोड़कर आए थे। अब ये पुरानी आम आदमी पार्टी नहीं रही। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था, गुनाह। और अब हम बीजेपी में विलय करते हैं। संदीप पाठक, एक्चुअली हम कल से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि राघव चड्ढा एक बहुत प्रोमिनेंट फेस है, एक स्टार की तरीके से हैं आम आदमी पार्टी का, अभी तक थे, अब बीजेपी के हो गए। लेकिन जो मुख्य पीछे तंत्र चलाने वाला, पार्टी चलाने वाला, सिस्टम जानने वाला, कैंपेन डिजाइन करने वाला, पार्टी का ढांचा खड़ा करने वाला व्यक्ति था, वो संदीप पाठक थे। ये दिल्ली में इन्होंने पार्टी खड़ी की, पंजाब में पार्टी खड़ी की, गुजरात में इन्होंने पार्टी खड़ी की। लेकिन हमें यह बताया जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव 2024 हुए उसमें पंजाब में चूंकि इनके हाथ में जिम्मा था और पार्टी को कामयाबी नहीं मिली, तब से इनको साइडलाइन कर दिया गया था और ये बड़े आहत थे। कल भी इन्होंने बड़े आहत तरीके से अपनी बातें कही और इन्होंने कहा कि अब आम आदमी पार्टी में रहकर देश सेवा तो कम से कम मुमकिन नहीं थी। मैं राजनीति छोड़ सकता था, लेकिन मैंने राजनीति छोड़ने से अच्छा ये समझा कि मैं एक किसी और राजनीतिक दल के साथ देश की सेवा करने का प्रयास करूं। अब सब लोग ये जानना चाहते हैं कि यह कितना बड़ा सेटबैक है केजरीवाल के लिए। क्या पार्टी टूट जाएगी? क्या यह पार्टी के पतन ही नहीं, पार्टी के खात्मे की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम है? और इसका नुकसान उनको पंजाब में क्या होगा, दिल्ली में क्या पार्टी जो मेन बेस है वो बेस टूट जाएगा? ये सारी बातें हम करेंगे। त्रिपाठी जी, कल ये सबके लिए एक शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि एक्चुअली इस खबर के बारे में किसी को नहीं पता था। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमको ये मालूम था। ये टॉप सीक्रेट ऑपरेशन था
जो बड़ी कामयाबी से अंजाम दिया गया। अब मुझे इसके असर बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मतलब राजनीति में सब देश सेवा के लिए आते हैं। अभी भी ये कह रहे हैं, ये बड़े साहस का काम है। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति में हम देश सेवा के लिए आते हैं, तो ये साहस का काम है। वो साहस दिखा रहे हैं वो, लेकिन ये साहस तो वो दिखाएंगे क्योंकि जाहिर है कि उनको समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी डूबती हुई नाव है। और दिल्ली के चुनाव से नहीं, जिस दिन सुनीता केजरीवाल जी ने अपने पीछे भगत सिंह जी और अम्बेडकर जी के चित्र लगाकर मुख्यमंत्री की शैली में एक वीडियो जारी किया था और कहा था आंख बंद करो, केजरीवाल जी यहीं आसपास होंगे, उस दिन मैंने एक बात कही थी कि ये पार्टी अब समापन की ओर। उसके बाद कुछ कुछ चीजें हुई, पंजाब में फिर से ताकत मिली, तो मुझको लगा हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो, ये हो ही सकता है, राजनीति में तो कोई भी तय कर सकता है। फिर दिल्ली का चुनाव आया और जो आदमी हर साल यमुना में नहाने की बात कर रहा था, उसको जनता ने जान लिया कि ये तो मतलब नहाने धोने से इसका कोई वास्ता नहीं, यमुना मतलब घर पे तो नहाते ही हैं सब, मतलब वो ऐसे यमुना में, तो जनता ने खारिज कर दिया। अब मूल बात यह है कि इसको किसने पकड़ा है। और आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं कल से राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल तो कब से नहीं है उनके साथ भाई, ये कोई खबर ही नहीं है। हाँ। और अशोक मित्तल हो, राजेंद्र गुप्ता हो, विक्रमजीत साहनी है, ये मतलब बिजनेसमैन लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इनका अपना प्रभाव होगा, लेकिन ये कोई ऐसे लोग नहीं। 7 के 7 में से एक आदमी नहीं है जो एक वोट जुटवा सके। तो आप कहेंगे कोई मास लीडर वाला तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन रणनीति के तौर पर जरा आप सोचिए, चंडीगढ़ की उस कोठी से राघव चड्ढा ही तो चला रहे थे ना पूरा पंजाब। जो टिकट बटे, कहा जाता है कि राघव चड्ढा की ही फाइनल रिकमेंडेशन होती है, इसीलिए एक बार उनकी गाड़ी के पीछे पीछे आम आदमी पार्टी के लोग दौड़ पड़े थे, उनको भाग के जाना पड़ा था, नहीं शायद मारपीट हो जाती उनके साथ। एक वो आदमी। दूसरा आदमी कौन सा है? संदीप पाठक, संयोजक के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद है राष्ट्रीय महासचिव संगठन। ये मोटा मोटा भारतीय जनता पार्टी से उधार लिया हुआ एक प्रयास करने को, वैसे हर पार्टी में ऐसा महासचिव संगठन होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उधार लिया हुआ वो मॉडल था कि ये पीछे रहकर खड़ा हुआ आदमी, जैसे भाजपा में वो होल्ड टाइमर होता है, तो यहां होल्ड टाइमर नहीं है, लेकिन संदीप पाठक की भूमिका वही थी। संदीप पाठक कभी आगे नहीं आते थे, पोस्टर में फोटो नहीं होती थी, तय सब कुछ करते थे। वो क्यों छोड़कर गया? और वो आदमी आपने बताया ही कि जगह जगह संगठन खड़ा किया है। तो ऐसे लोग रणनीति के तौर पर, यानी इधर कितनी ताकत देंगे नहीं पता, उनकी सारी कमजोरी लिस्टिंग है इनके पास, यानी वो कितना जिताएंगे अलग बात है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पंजाब में खत्म होने की बुनियाद ये लोग रखेंगे। कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी। और फिर मैं कह रहा हूं, केजरीवाल जिस दिन अपनी बुनियाद से हिल गए, जिस दिन जो तथाकथित ईमानदारी थी, तथाकथित सुविधा नहीं लेने वाला था, भ्रष्टाचार ने वो सब कर दिया, तो जनता का कोई भरोसा रह नहीं गया। और एक बात मैं और कह दूं, नैतिकता की जगह नहीं होती, ये ठीक बात है, लेकिन ये भी सच है कि इससे जनता के ऊपर भी असर नहीं पड़ता है। भाई अशोक गहलोत जी राजस्थान में पूरी बसपा खा गए थे, किसी को आज याद भी है क्या? तेजस्वी यादव पूरा AIMIM पचा गए थे एक छोड़ के, किसी को याद है क्या? तो ये सब कोई असर नहीं डालता। हाँ, उस लिहाज से देखें तो यह अभूतपूर्व घटना है। आप कह रहे हैं कि इसका पंजाब में ये लोग काफी नुकसान कर सकते हैं आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर खतरा है। बड़ी बात है, लेकिन ये अस्तित्व पर कैसे खतरा आ जाएगा अचानक? सब आप खुद ही कह रहे हैं कोई मास लीडर तो है नहीं इनमें। तो मास लीडर की जरूरत क्या है? तो मास लीडर की वजह से वो वहां थे क्या? क्या ये जितने लोग थे मास लीडर होने की वजह से थे? भाई मैं तो समझ ही नहीं पाता, जैसे लोग कह रहे हैं आज राघव चड्ढा में क्या काबिलियत थी कि अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल के वो ब्लू आइड बॉय थे, 26 साल की उम्र में विधायक हो गए थे, कोई कुछ बताए ना। अगर इतनी काबिलियत थी तो फिर उस काबिलियत को संभाल क्यों नहीं पाए? भाई ये तो दोनों सवाल होंगे ना। और स्वाति मालीवाल को तो मुख्यमंत्री के आवास में पीटा गया, जो स्वाति ने कहा, उस आदमी को आप लेके घूम रहे हैं। देखिए, कल किसी ने लिखा था कि इस घटना का सबसे बड़ा टेकअवे ये मानना चाहिए कि ये लीडरशिप और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन दोनों के कमजोर होने की निशानी है। भाई अगर स्ट्रांग होल्ड हो लीडरशिप का बहुत, तो भी ऐसे काम नहीं हो पाते। फिर वो ख्याल भी रखता है, उसके पास सारा फीडबैक भी रहता है, भाई किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ कौन नाराज चल रहा है, इसको ठीक करो, नहीं ये काम का आदमी है, इसको बचा कर रखो। जैसे दोनों ही लोग, इनके बारे में तो कोई नहीं कह सकता ना कि ये काम के लोग नहीं थे पार्टी के लिए, संदीप पाठक और राघव चड्ढा। और दूसरा मतलब, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी अभी ठीक हाथों में नहीं है। भाई जो टॉप पर होता है वो हर चीज तो नहीं देख सकता ना। मैं केजरीवाल जी को कोई क्लेम वो नहीं दे रहा हूं, लीवे नहीं दे रहा हूं, मगर फिर भी क्या मतलब था इस खबर का? देखिए, एक तो आम आदमी पार्टी को समझने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी
चुनाव के लिए बनी, चुनाव जीता और पार्टी खड़ी हो गई। वो विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी, वो समाजवादी पार्टी या आरजेडी या लेफ्ट पार्टीज की तरह उसकी कोई विचारधारा नहीं है। आप किसी भी नेता से पूछ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की क्या विचारधारा है, तो विचारधारा नहीं होती है। ऐसी एक और बड़ी पार्टी खड़ी हुई थी, हम लोग भूलते हैं, वो थी जनता दल वीपी सिंह के वक्त में। वो भी इसीलिए तुरंत खत्म हो गई जैसे ही वो सरकार गिरी। उसके बाद जनता दल के कितने टुकड़े हुए किसी को याद नहीं, कौन कौन सा टुकड़ा कहाँ है। तो एक तो आम आदमी पार्टी में विचार का कोई जगह नहीं थी। विचार का मतलब विचारधारा कोई ऐसी नहीं थी कि जिसके लिए पार्टी खड़ी हो। तो जब ऐसी पार्टी खड़ी होती है तो वो चुनाव के सहारे ही चलती है। चुनाव जीत रहे हैं तो चल रहा है, हार रहे हैं तो खतरा होता है, नुकसान होता है। ये साफ है कि ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर है। ये भी साफ है कि पार्टी जिन लोगों के हाथ में वो भी बहुत मजबूत नहीं है। तो उस बात से भी नहीं इनकार किया। अब यदि ये सातों लोग, जो भी लोग आए हैं, ये कोई काम के नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में कितने काम के होंगे? भारतीय जनता पार्टी को तो 7 राज्यसभा सांसद मिल गए सर, 7 मेजॉरिटी के राज्यसभा करीब पहुंच गई वो। नहीं, मेजोरिटी से बड़ी बात है। इसको आप पॉलिटिक्स समझिए ना। पंजाब के ये सारे लोग, ज़्यादातर लोग पंजाब के हैं, 6 के 6 सांसद। ठीक। राज्यसभा से पंजाब से 6 सांसद आते हैं। सुनिए आप बारीक बात। जी जी। 6 के 6 सांसद आम आदमी पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा सांसद कौन बनाता है? विधायक बनाते हैं। और पिछले 3 विधानसभा चुनावों में 2012, 2017, 2022 तीनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट की पार्टी है। 2012 में डबल डिजिट थी, 12-13 एमएलए थे। मतलब उससे वो एक भी एमपी नहीं बना सकती राज्यसभा का। और वहाँ जहाँ पर उसके सिंगल डिजिट एमएलए हैं, जहाँ पर उसके पंजाब के लोगों ने खारिज किया एक तरह से, वहाँ के सारे एमपी राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए। ये बड़ी बात है सर। ये बड़ी बात है, बिल्कुल है ना। ये दो विधायक हैं। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, सिंगल डिजिट मैंने थोड़ा सम्मान के साथ बोला। तो वो बात है। और अब पंजाब विधानसभा के चुनाव होंगे। अभी वहाँ पर इलेक्शन था आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस में, क्योंकि अकाली दल भी कमजोर हुआ और भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ थी नहीं। तो ये मौका दे रहे हैं। अब ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस हो सकता है, क्योंकि अगली टूट क्या होगी कि आम आदमी पार्टी के जो एमएलएज हैं, इनके पास यही काम होगा ना कि एमएलएज को तोड़ें। आज ना तोड़ें, लेकिन चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए एमएलए तोड़ लें, मान लेता हूं एमएलए भी तोड़ ले बीजेपी, वोट थोड़ी मिल जाएंगे इलेक्शन में इससे, जिस पार्टी को पिछले इलेक्शन में 6.5% वोट मिला है। नहीं, एक एक्सरसाइज तो उसी तरह से होती है ना, जो होता है नहीं होता है। ये भी तो होता है ना कि हर एमएलए का अपना वोट है। उन्होंने भी तो जीता है। पहले सोचते थे कि आम आदमी पार्टी को कहाँ से मिल जाएगी, आम आदमी पार्टी ने तो 92 एमएलए बना लिए। तो वो 92 एमएलए में 30-40 एमएलए तो ऐसे हो सकते हैं जो उनको व्यवस्था कर सके। आम आदमी पार्टी ने जो किया, जो उनको मौका दिया या नहीं दिया, ये तो सब वो उनको देखने की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो भी अलग है, उस पर भी चर्चा करें। लेकिन आज पहले आम आदमी पार्टी पर चर्चा करनी फोकस पंजाब, वैसे पंजाब है ना सबके लिए, फोकस पंजाब। अब जरा उसकी बात करते हैं सर। मैं आता हूं, 1-2 आपको कमेंट दिखाता हूं इस बार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि राघव चड्ढा और उनके साथी पार्टी छोड़ने वाले सांसदों से पंजाब के इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर लिखा है, अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया, ये 7 चीजें आप डाल दें तो सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बन जाती है। लेकिन अपने आप में ये सब्जी नहीं है, तो इनका ये मेन कोर्स नहीं है। ये ठीक है, गार्निशिंग है, मसाला है, सब कुछ है। आगे आपको दिखाता हूं। कल जैसे ही राघव चड्ढा ने आप छोड़ने का और बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान किया, सबसे ज्यादा खलबली पंजाब में ही मची थी। और भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और फिर उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मेरे घर पे छापा डाल के दिखाओ। भगवंत मान ने कहा, हिम्मत है तो मेरे घर पे छापा डाल के दिखाओ, और हिम्मत है तो भगवंत मान को खरीद के दिखाओ। समझ नहीं आ रहा है। आओ भगवंत मान दे घरें छापा मारो। मैं कहना ईडी वाले ਨੂੰ संजय सिंह ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਉਹਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾ ਲਓਗੇ? ਆਓ ਚਲੋ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਅਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। वो कह रहे हैं वो करेंसी नहीं बनी अभी जिससे कोई भगवंत मान को खरीद सकता है। देखते हैं कि ये चर्चा, मैंने अब ये भगवंत मान की बात क्यों मैं आपको सुना रहा हूं और आगे पंजाब की लीडर्स की और पार्टियों के उसको सुनाऊंगा, क्योंकि लोग अब यही कह रहे हैं। एक बात तो जो विजय जी ने कह दी, क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में टूटेगी? लेकिन उसके पास इतनी नंबर में विधायक हैं, 92 विधायक, 117 में से 92 उसके हैं, 92। टूटेगी भी तो कितनी टूटेगी? टूटने वाली बात एक बात मतलब, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, चर्चाएं यही हैं
कि ये सांसद सारे थे, 5-6 सांसद पंजाब के थे, आ गए, क्या विधायक भी टूट जाएंगे, क्या भगवंत मान भी चले जाएंगे? ये चर्चाएं आज की नहीं है, ये तो कब की हैं। भगवंत मान को लेकर के तो ये कब से कहा जा रहा है कि ये तो भाजपा के संपर्क में रहते हैं, भाजपा की सुनते भी हैं, अमित शाह जी को भी काफी सुनते हैं। आम आदमी पार्टी में बगावत से पंजाब कांग्रेस क्या कह रही है, ये देखिए। पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, और इन्होंने कहा कि अब आम आदमी पार्टी अलर्ट रहे। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को अलर्ट कर रही है, खेल देखिए। उन्होंने कहा 50 विधायक हैं जो पाला बदल सकते हैं। देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सुचेत रहे। ऐसा ना हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं। ये तो सांसद गए हैं। जब पार्टी इस तरीके के फैसले लेगी, कोई मापदंड नहीं होगा जब उनको राज्यसभा बनाया गया, तो फिर ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो संभव था ही। ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंजाब के। अब अकाली दल के नेता की बात भी सुन लीजिए, विक्रमजीत सिंह मजीठिया। ये भी राजा वडिंग जैसी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवंत मान को तो अब विधानसभा में बहुमत साबित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवंत मान का भी आम आदमी पार्टी से जाने का नंबर आ गया है। भगवंत मान सिर्फ शरीर करके आम आदमी पार्टी में, दिल और दिमाग तो उनका भी दिल्ली पहुंच गया। और भगवंत मान नीड्स टू प्रूव हिज मेजॉरिटी। मेरे हिसाब से पंजाब गवर्नमेंट इज इन माइनॉरिटी टुडे, क्योंकि दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा ने ये सब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करा था। गवर्नर साहब को इमीडिएटली हाउस की मीटिंग बुलानी चाहिए और गवर्नमेंट को अपना मेजॉरिटी साबित करना चाहिए, बिकॉज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट पंजाब के इंटरेस्ट को नहीं बेच सकती। 5 लाख करोड़ का पंजाब कर्जाई है। व्हाई शुड द स्टेट ऑफ पंजाब सफर, क्योंकि ये चोर, ये ठग इधर जुड़े हुए हैं। और भगवंत मान भी भागेगा। पुट्ठी गिनती शुरू है। अखीरला ये इनकी कॉफिन में अखीरला नेल साबित होएगा। कुछ दिन की बात है कि आपको एमएलए भी नहीं इनके मिलने, गिनती भी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अब ये तो खैर इन्होंने शुद्ध पॉलिटिकल बात की है, कोई भाई इसका कोई मतलब नहीं। जिसके 92 सांसद हो, 100 विधायक हो 117 में से, वो ऐसे जो है वो अपनी बहुमत सिद्ध क्यों करेगा। लेकिन एक बात जो है इन्होंने ठीक की, ये जितने लोग बने हैं इनको टिकट दिलाने के पीछे मेजरली ये 2 लोग थे, ये संदीप पाठक और राघव चड्ढा। लेकिन उनकी लॉयल्टी उस वक्त रही होगी जब ये पार्टी में थे, और पार्टी में भी जब तक ये इनका कोई कद था या जो सुप्रीमो थे पार्टी के वो उनकी गुड बुक्स में थे ये, तब तक उन विधायकों की लॉयल्टी इनके साथ हो सकता है। वो आज वो इनकी क्यों सुनेंगे, आज वो इनके प्रति वफादार क्यों होंगे सर? लेकिन एक लार्जर इम्पैक्ट इस पूरी घटनाक्रम का देखिए, इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल, सामान्यतः देखिएगा कि आंदोलन से निकली हुई पार्टियों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। असम गण परिषद हमने देखा, जनता पार्टी आंदोलन करके आई थी, जनता पार्टी कुछ ही दिनों में बिखर गई। जनता दल का जिक्र अभी आया, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी रहे हैं। झारखंड मूर्ति मोक्ता भी आंदोलन से निकला, लेकिन आज भी सस्टेन करते थे। उसी में हम अरविंद केजरीवाल को भी मान करके चलते थे कि एक ऐसा है जो ट्रेंड को अनसेटल कर रहा है। जिस प्रकार से गुजरात में आम आदमी पार्टी का अभी पैठ हुआ है, वो भी देखा जा रहा था कि बहुत ताकतवर होकर के वो वहाँ से रिप्लेस करती हुई नजर आ रही थी गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी को। क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे एक ही चीज साफ दिखाई दे रहा है कि विचारधारा के नाम पर निकली हुई पार्टी व्यक्ति केंद्रित होकर के रह गई, जिसमें पहले बात होती थी कि भाई जो कुछ भी होता है सामूहिक तौर पर निर्णय किया जाता है और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। नैतिकता उसका बहुत बड़ा पैमाना था। नैतिकता के सारे पैमानों को अरविंद केजरीवाल ने स्वयं ध्वस्त कर दिया। चाहे वो शीश महल हो, चाहे वो गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, इसके कोई मायने नहीं रह गए। अपने अंदर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा अपने पार्टी के मंत्री नेताओं उनको सबको उन्होंने संरक्षण दिया, उसकी लड़ाई लड़े। वे पहले कहते थे कि कांग्रेस पर आरोप लगा है, पहले तुम रिजाइन करो, बाद में देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। लेकिन जब उनके पार्टी पर आरोप लगा तो पहले उन्होंने आरोप को डिफेंड किया, और अपने पर जब आरोप लगा तब तो वो जेल से भी सरकार चलाने का काम किया। असर अब इसका असर ये होगा कि आम आदमी पार्टी में, मैं कल से कह रहा हूं कि पंजाब के अंदर स्प्लिट होने जा रहा है। आज होगा, कल होगा, मैं नहीं जानता।
विधायक टूटे। आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा ने बहुत पहले बोला था, शायद राघव चड्ढा की बात को इन लोगों ने गंभीरता से नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि घायल हूं इसलिए घातक हूं, और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि बहुत बड़ा होने वाला है। अब वो तो ये हो गया बड़ा सर। हाँ, तो इस पर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। अब आता है कि ईडी, सीबीआई सब मान लेते हैं, लवली के खिलाफ भी हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट थे जल बोर्ड में, कहा जाता है कि उसके कारण भी डर। संदीप पाठक ने कौन सा अपराध किया था? उन्होंने तो आईआईटी के से अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके आप कह रहे हैं सर कि स्प्लिट होगा आम आदमी पार्टी में? निश्चित तौर पर स्प्लिट होगा। और अरविंद केजरीवाल का होल्ड कमजोर हुआ है क्या पार्टी पे? अरविंद केजरीवाल से जितने छोड़ करके जाने वाले हैं वो लगभग या तो हमारे दोस्त रहे हैं, वो सब कहते हैं कि वो दूसरा औरंगजेब है। ये मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वो कहते हैं वे दूसरा औरंगजेब है, किसी की नहीं सुनता है, सिर्फ अपनी चलाता है। राघव चड्ढा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि भाई अपने हितों के लिए, और वही बात पार्टी पर्सनल बेनिफिट के लिए चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने, मैं मोटी बात जो आपने बात की उसका टेक अवे ले रहा हूं। आपने कहा पंजाब में आम आदमी पार्टी स्प्लिट होगी, सर आप कह रहे हैं इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक। अब मैं जो राज्यसभा वाली बात कह रहा था वो इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि कल से एक बहस ये भी चल रही है ना भाई, 7 में से 6 ले लेते, इनको तो छोड़ देते हैं अशोक मित्तल जी को, जिनके घर पे 4 दिन पहले ईडी की रेड हुई है। बात ठीक है, और मैं तो फिर ये भी कह रहा हूं, लिया गया ये जानते हुए लिया गया कि इसकी बात होगी, बदनामी होगी, लोग पूछेंगे कि भाई ईडी की जिसपे रेड थी, या तो इसको क्लीन चिट दिला के लाते आप, या अब ईडी अब क्या 4 दिन के बाद कह देगी कि रेड में हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन लिया गया फिर भी। क्यों? एक सांसद इंपॉर्टेंट है, और राज्यसभा में तो बहुत, राज्यसभा में सांसद जोड़ने में सालों लगते हैं। गलत तो नहीं कह रहा सर? लेकिन जब लवली के गुप्ता जी इनको लिया जा रहा था, तब भी आम आदमी पार्टी में एक प्रकार की आवाज निकली थी कि भाई इनका क्या कंट्रीब्यूशन है पार्टी के लिए। एक मिनट आता हूं। अब आप देखिए, ये 7 आने से बीजेपी की संख्या बढ़ के हो गई है 106 से 113। अपने दम पर मेजॉरिटी मार्क के लिए राज्यसभा में जितने नंबर चाहिए उससे केवल 10 पीछे है भाजपा। और अभी इस साल राज्यसभा के और भी इलेक्शन होने हैं, उसमें भी उत्तर प्रदेश इनको सांसद मिलने हैं, तो इनको अपने दम पर मेजॉरिटी मिल सकती है। अब दूसरी बात कि मुझे लगा आप कुछ और पार्टी को वार्न कर रहे नहीं, अब आप देखिए मेजॉरिटी मार्क 123 से 113 तो इनके अभी हो गए। दूसरा, ये एनडीए अपने आप 2/3 मेजॉरिटी के करीब पहुंचने जा रहा है। 2/3 मेजॉरिटी जो है वो 163 पर है, अभी 149 है इनके, और साल के अंत तक होने वाले चुनावों में 20 इनके साथ और जुड़ सकते हैं एनडीए के, मतलब हो जाएंगे 169। तो ये 2/3 मेजॉरिटी राज्यसभा में एनडीए की हो जाएगी, ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, संजय सिंह ने अभी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने कहा है कि इन 7 सांसदों का जाना असंवैधानिक है, और उनकी पार्टी इसको लेकर राज्यसभा के सभापति के पास जाएगी कार्रवाई करने के लिए। एक बार सुन लेते हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आ रहा हूं। कल आपने देखा एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और नियमों के विपरीत जाकर 7 लोगों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। ये कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है, और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो साफ तौर पे कहता है किसी भी प्रकार का स्प्लिट, ब्रेक अवे फैक्शन, किसी भी प्रकार की टूट असेंबली और राज्यसभा लोकसभा में नहीं हो सकती, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है, और यह शिवसेना के केस में भी साफ तौर पे सामने आ चुका है। खैर, ये जो बात उन्होंने लिखी थी वही वो बोल रहे हैं, इसको भी सर अगर हो सके तो बता दें, क्या ये क्यों नहीं, ये नहीं उधर जा सकते? मर्जर शब्द शायद ठीक नहीं है। मर्जर शब्द कि संवैधानिक तो है, अगर आप देखा जाए तो पहले 1/3 था जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था 85 में, बाद में 1991 में इसको 2/3 कर दिया गया, तो संवैधानिक तो पूरी तरह से मान्यता इनको मिलेगी। कायदे से ये अलग सीट बना के भी बैठ सकते थे, अपना अलग ग्रुप बना के, बट इन्होंने मर्ज करने की कोशिश की, उसकी भी संवैधानिक वैधता है। लेकिन मैं उसके थोड़ा सा अगर 2 मिनट समय दें, देखिए, नो टीयर्स शुड बी शेड फॉर व्हाट हैज हैपेंड टुडे, मतलब किसी का कोई रोना नहीं है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक मूवमेंट बन के चली थी, हमारे जैसा मिडिल क्लास का आदमी, हम तो उससे और यंग थे आज के दिनों से, हमें बड़ी आस्था थी कि एक नया मूवमेंट आया है, एक नई पार्टी बनेगी, वो सारी चीजें सुधार देगी जो अब तक है। और उस समय कांग्रेस का जमाना था जब ये सारी चीजें हो रही थी, और मुझे याद है मैं मेट्रो से कॉलेज से आता था, लोग खड़े होके नारे लगाते थे अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे मूवमेंट को लेके।
उसको इस व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल ने लेट डाउन किया है, उस पूरे जनरेशन को इन्होंने लेट डाउन किया है। और पिछले आप देखेंगे जो इनके फाउंडर्स थे, चाहे योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, आनंद कुमार हो, जितने भी नाम थे उन सबको इन्होंने खुद बाहर कर दिया और ये दोस्तों की पार्टी बन गई। यही नहीं, अब तो जो राज्यसभा इनके लिए बहुत बड़ा एक गैम्बल हो गया। जिनको टिकट नहीं दिया राज्यसभा के वो बाहर चले गए, जिनको दिया वो आज देख रहे हैं आप बाहर हैं। तो राज्यसभा इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी। अब तो दिल्ली, असली तो लड़ाई दिल्ली में है। लोग तो ये कह रहे हैं कि 7 विधायक इनके यहां से भी निकल सकते हैं। तो इनका एक तरह से कहें वजूद खत्म हो रहा है। लेकिन एक बात तो था कि एक मूवमेंट, एक मिडिल क्लास मूवमेंट जो खड़ा हुआ था, आने वाले अगले 25 साल तक मैं नहीं देखता हूं कि ऐसा कोई मूवमेंट खड़ा होगा जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने किया। मन नहीं भरा ना आपका? नहीं, मेरा मन भर गया। वो वाली फोटो वीडियो लगाइए ना, जो जिसमें वो लड्डू खिला रहे हैं नितिन नवीन जी। अद्भुत है, जैसे देवी देवता का प्रसाद मिलता है ना, ऐसे देखिए वो, मतलब लोगों को देखना चाहिए क्या आस्था है, क्या देश सेवा का भाव है। अब आगे बढ़ेंगे। 2019 में टीडीपी के 6 में से 4 एमपी ऐसी बीजेपी में मर्ज हुए थे। इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत बड़ा वो नहीं है। ये जो हो रहा है वो कानूनी रूप से ठीक है। फैसला कहाँ हो रहा है अभी, इस पे कहाँ बहस कर रहे हैं? बात अब आइए करते हैं कहानी कुर्सी की में पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की लड़ाई तो हो गई, अब 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। कुछ आंकड़े, सेकेंड फेज में टीएमसी बहुत मजबूत है। दूसरे चरण की लड़ाई ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के बिल्कुल हार्डकोर गढ़ के अंदर होने जा रही है। मतलब सेकेंड फेज में ग्रेटर कोलकाता और साउथ बंगाल की लड़ाई है, जहां पर टीएमसी बहुत पावरफुल है। इस फेज में भवानीपुर की सीट भी आएगी, जहां ममता जी चुनाव लड़ रही हैं, एक ही सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें चुनौती दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, और शुभेंदु अधिकारी ने ये फाइट चूज की है, ये बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने नंदीग्राम से ये सोच के की थी, नॉमिनेशन किया, वो तो उनका घर है वैसे, कि ममता भी यहाँ आएंगी। ममता नंदीग्राम नहीं गई, वो भवानीपुर ही लड़ी केवल, तो ये भवानीपुर भी आ गए। पिछली बार भी वो नंदीग्राम हार गई थी, भवानीपुर उपचुनाव से वो लड़ी थी और फिर जीत गई थी। 3 बार जीत चुकी हैं, उनके लिए भी घर ही है वो। लेकिन इस बार क्या भवानीपुर भी ममता हारेंगी? इस बार हारी तो मतलब क्या कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शन में ममता बनर्जी क्या अपनी सीट हार जाएंगी? क्या भवानीपुर का वोटर जो है इस परिवर्तन के बारे में सोच रहा है? पहले एसआईआर का इफेक्ट ही आप देख लीजिए। ममता बनर्जी की पिछली बार की लीड 50,000 वोटों से ज्यादा की थी, 58,000, और इस बार तकरीबन 51,000 के करीब वोट कट चुके हैं एसआईआर में। तो और वो ज्यादातर उनके ही वोट कटे होंगे, ये तो मान के चला ही जा सकता है। तो पहला डेंट तो वहां पड़ा। फिर उसके बाद लोग क्या सोच रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो हमारे सहयोगी पवन नारा कई हफ्तों से बंगाल में हैं और वो भवानीपुर की सीट पर गए और वहां उन्होंने जाके लोगों से पूछा क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, दीदी चाहते हैं कि दादा को पसंद करते हैं? लोग कैसे जवाब दे रहे हैं या कैसे जवाब देने से बच रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत है, आप देखिए। इस वक्त हम भवानीपुर में मौजूद हैं और भवानीपुर में 29 तारीख को सबसे बड़ी बैटल देखने को मिलेगी। दादा, भवानीपुर में अब की बार क्या हो रहा है? देखिए भवानीपुर में के হবে জানি না 29 তারিখে ভোট হবে, তারপর বোঝা যাবে কি হলো না হলো। अच्छा, भवानीपुर में भी जानी ना? ना, यहाँ तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। वो है तो क्या, हम क्या जानने का, नहीं जाने ममता हार जाएंगी कि जीत जाएंगी? वो नहीं मालूम, नहीं मालूंगी, नहीं मालूम। ममता के गढ़ में अगर कोई कह रहा है कि ममता हारेंगी या जीतेंगी कह नहीं सकता, तो आप इशारों में समझिए। दादा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रमेश चौधरी। रमेश दादा, भवानीपुर में क्या स्थिति? एकदम ओके दीदी, ठीक है, एकदम कोई सवाल नहीं, इसका डरने का कोई बात ही नहीं है। शुभेंदु अधिकारी कोई चुनौती है? शुभेंदु जी का बेकार है वो। आज जो इतना बड़ा पद में खड़ा हुआ, कहाँ से? दीदी का वजह से खड़ा हुआ। आप दीदी नहीं रहता तो शुभेंदु अधिकारी को कोई जानते ही था नहीं। शुभेंदु अधिकारी को कोई जानता नहीं था। दादा, भवानीपुर में कौन जीतेगा? भवानीपुर में हाँ, शुभेंदु जीतेगा। शुभेंदु जीत जाएगा? शुभेंदु जीतेगा। ममता हार रही है अब की बार? ममता हार रही। किस बात पे? सब कुछ देख के, चारों तरफ देख के, बंगाल का परिस्थिति देख के, परिस्थिति देखकर। भवानीपुर की गलियों में ये कहने वाले बहुत कम मिलते हैं। दादा, क्या आकलन आपका? देखिए, हमारा तो मालूम होता एक आदमी को सब टाइम देना नहीं चाहिए, चेंज करना चाहिए। चेंज करना चाहिए, हाँ। वाह, तो ये बड़ी बात है। यहाँ भवानीपुर में अगर कोई खुल स्पष्ट बोल पा रहा है। दादा, अरे बोलिए ना 2 मिनट। दादा, हम जानना चाह रहे हैं। ब्राह्मण है, हाँ, धर्म के पक्ष में है। ब्राह्मण है, धर्म के पक्ष में है। जो धर्म अपना जो है उसी को हम लोग देंगे। अच्छा, नाजायज को नहीं, नाजायज को नहीं देंगे। तो धर्म के साथ कौन है? अब जो भी हो, जो भी हो।
त्रिपाठी जी ने तुरंत जनेऊ पर हाथ लगाया जैसे उन्होंने कहा ब्राह्मण है हम, धर्म के पक्ष में वोट देंगे। अब धर्म के पक्ष में उन्होंने पूछा मतलब क्या, किसको? बोले नाजायज को नहीं देंगे। अब भाई कहने को सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है, वरना शुभेंदु का भी नाम लेने वाले हैं, ममता का भी नाम लेने वहां पर लेने वाले आपको मिले हैं। जी तो इस्लामिक ब्राह्मण हैं ही। अब देखिए वो, लेकिन 58,000 की लीड, SIR में 51,000 के करीब वोट कट चुके हैं और शुभेंदु अधिकारी मतलब नजदीक तो पहले ही आ गए इस इलेक्शन में। अब जो हम सबसे बात कर रहे हैं कि भाई बीजेपी का बढ़ता हुआ ग्राफ है, तो वो ग्राफ क्या भवानीपुर में भी बढ़ेगा? वोट यहां भी बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तब तो हम बात करें हार जीत की। जी त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, एक तो पहली बात ये कि भवानीपुर में जो लोकसभा चुनाव के आंकड़े हैं वो ममता बनर्जी की स्थिति कमजोर दिखाते हैं। दूसरी बात यह है कि नंदीग्राम से भाग के भवानीपुर पहुंचे, तो एक तरह से जब वो भाग के पहुंचे तो किसके पीछे भागे? ममता बनर्जी को भगा रहे थे। तो ये दोनों बात पहले अच्छे से समझे, तब इसको समझ आएगा। दूसरा, जब वो कहते हैं नाजायज, जब पता नहीं, मैं तो थोड़ा और वो मतलब विस्तार देते समझ में आता, लेकिन नाजायज मतलब क्या? घुसपैठिया? नाजायज मतलब जो इस देश का जायज नागरिक नहीं है, जो पश्चिम बंगाल का नहीं है, जो बंगाली नहीं है, वही तो हुआ ना नाजायज, और तो कुछ नाजायज होता नहीं। बाकी तो उन्होंने चूंकि विस्तार नहीं दिया। अब निश्चित तौर पर अगर इन तीनों चीजों को जोड़ लें तो किसके लिए मुश्किल होने वाली है? ममता बनर्जी के लिए मुश्किल होने वाली है। यहां ममता बनर्जी ने किसको लगा रखा है? कमांडर कौन है? फिरहाद हकीम। वो फिरहाद हकीम जो कहता है कि हम तो मुस्लिम बहुल बना देंगे, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। ये सब मिलाकर फिर धर्म आ जाता है, तो धर्म कहां जाएगा? तो अगर एक वो कह रहे हैं तो वैसे तो ममता भी ब्राह्मण ही हैं, मतलब वो भी वही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो भद्र लोग हैं ना, वो थोड़ा रास्ता बदल चुके हैं, मतलब ले लिया, राइट टर्न ले लिया। ममता माइट लूज, मतलब मुझे लगता है ऐसा कि लक्षण वही दिखने लगे हैं। वो शायद वो जो नई दिल्ली विधानसभा थी ना, अरविंद केजरीवाल वाली, हम लोग वहीं से आए हैं, तो एकदम वैसा ही कुछ दिखने, भवानीपुर का नई दिल्ली हो जाएगा, कुछ ऐसा दिख रहा है। आपने भी जिनका नाम लिया ना, मेरे पास है इंसिडेंटली उनका रिएक्शन, फिरहाद हकीम का। ममता बनर्जी के बहुत करीबी एसोसिएट हैं, बहुत पावरफुल मंत्री भी हैं, मेयर भी हैं कोलकाता के, और भवानीपुर की सीट के इंचार्ज भी हैं, और ये कह रहे हैं कि 50,000 वोट से ज़्यादा से जीतेंगी ममता बनर्जी, आप इसमें कोई शक अपने मन में मत रखिए। फिर इससे ज़्यादा और बड़ी बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा अमित शाह वो बंगाल की मिट्टी को नहीं जानते, हम यहीं पैदा हुए बड़े पले बड़े हैं, हमें पता है बंगाल की मिट्टी क्या कहती है। भवानीपुर कितना बड़ा मुकाबला है अब की बार, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी आए? कोई मुकाबला नहीं है भवानीपुर में, कोई मुकाबला नहीं है। करीब 50,000 वोट से ममता दी जीतेगी। मैं जानता हूं जब बंगाल के जमीन क्या बोल रही है, हमको सूंघ में आता है। अमित शाह बंगाल के मट्टी नहीं जानता, फिरहाद हकीम बंगाल के मट्टी से पैदा हुआ, बंगाल के मट्टी में राजनीति 50 साल कर रहा है। 2.5% वोटिंग है, कल 106 सीट तृणमूल का आ गया है, और सेकेंड फेज में और 119 सीट आएगा, तब ये 235 सीट लेके तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो इन्होंने अपनी 215 की 235 बता दी और कहा 116 हमको आ गई। 116 और 110 बीजेपी ने कह दी, 106 इन्होंने, हाँ 106 और 216 तो दोनों ने डिक्लेयर कर दिया। एग्जैक्ट आंकड़ा खोज रहा था, ये देखिए मात्र 8,297 की लीड थी भवानीपुर लोकसभा में, ये, और उसके बाद तो SIR भी हो गया, SIR में और 50,000, 8,297 की लीड, ये लोकसभा चुनाव की लीड है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब कोई बहुत पावरफुल सीट, और ये भवानीपुर को आप एक टेस्ट केस मानिए। भवानीपुर का मतलब है ग्रेटर कोलकाता, जहां 35 सीटें हैं, उसमें से 34 TMC के पास थी। साउथ बंगाल में 107 सीटें हैं टोटल 142 में से। ये सारे एरियाज अर्बन या सेमी अर्बन है, या रूरल कम है, अर्बन सेमी अर्बन एरियाज हैं, और अगर भवानीपुर जैसी सीट पर वोटर खिसकता है या ग्रेटर कोलकाता रीजन का, तो वो उसका असर आप पूरे सेकंड फेज की सारी 142 सीटों पर मानिए। सर फिरहाद हकीम कह रहे हैं हम शाह मिट्टी नहीं जानते अभी। देखिए अब फरहाद हकीम देखिए चूंकि तृणमूल कांग्रेस से हैं तो स्वाभाविक है कि वो अपनी पार्टी के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन सच्चाई इस बार की बदली हुई है। बंगाल का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया है। यदि आप समझ सकते हैं, जो आपके संवाददाता थे और जो बात कर रहे थे, उससे समझ में आती थी। पहले कोई बंगाल के चुनाव में खुल करके दीदी के खिलाफ बोलने वाला कोई आदमी मिलता नहीं था। कहीं इक्के दुक्के यदि मिल जाते थे, और नहीं तो मुस्कुरा करके वो लोग चल देते थे। वो चीज़ें इस चुनाव में हमको देखने को नहीं मिल रही है। पिछले 3-4 दिनों से
आप अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, भवानीपुर का आपने दिखाया और जगहों का भी आपने दिखाया। आपके संवाददाता मुर्शिदाबाद में थे तो वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दी। तो एक चीज़ बहुत साफ दिखाई दे रहा है मोटा मोटी कि बंगाल की जनता में दीदी के लिए वो कमिटमेंट मुझे इस चुनाव में नहीं दिखाई दिया जो पहले दिखाई देता था। तो स्वाभाविक है कि ये चीज़ें जब ऐसी हो जाती हैं तो वो बदलाव की तरफ ही जाती है। और दूसरा मेरा मोटा मोटी यही आंकड़ा है कि जिस प्रकार का अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सभाओं में जनता का रिस्पांस था, जब हम लोकसभा का चुनाव जब यहाँ हो रहा था और उस समय भी हम लोग कहानी कुर्सी में बात करते थे तो कहते थे, ब्रेक पीरियड में बात करते थे, लाइव नहीं बात करते थे, लेकिन ब्रेक पीरियड में जरूर बात करते थे कि वो रिस्पांस नहीं आ रहा है, इको नहीं आ रहा है, प्रतिध्वनि नहीं आ रही है। अभी जब हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जब बोल रहे हैं तो वैसे ही जोर से मोदी मोदी, इसके बाद जो कुछ ऐसा करोगे, वोट दोगे, तो जो रिस्पांस आ रहा है वो बहुत शानदार रिस्पांस आ रहा है। ये कमोबेश 2014 की याद दिलाता है, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की सभाओं में भीड़ उमड़ती थी और उसके बाद उसका रिस्पांस होता था। अच्छा। वो उस प्रकार की चीजें जो है वो बंगाल के चुनाव में, गलत भी निकल सकता हूं, लेकिन ये मेरा असेसमेंट है कि ये चीजें परिवर्तन को। मैंने आपसे सेकंड फेज के बारे में, भवानीपुर स्पेसिफिक और सेकंड फेज में भी खासकर ग्रेटर कोलकाता की कुल 35 सीटें मैंने पहले भी बोला था कि 40 सीटें पहले भी वो लीड कर रही थी। 2024 के भी यदि आप देखेंगे लोकसभा में तो 40 सीटों पर वो लीड कर रही है। 40 out of 142 या नहीं, ये पूरे 142 पूरे मिलाकर के। ठीक है। और मजेदार बात है कि तब वो हम उस ग्रेटर कलकत्ता में हम आप जो देख रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से सफाया कर दिया था भारतीय जनता पार्टी को। ये इस बार नहीं होने वाला है। ममता की खुद और की उसका सीट भी बहुत खुद भी ममता बनर्जी, आप फिर लिख लीजिए, मैं बार बार इस दोहरात करके कह रहा हूं, ममता बनर्जी भवानीपुर सीट हार रही है। बड़ी इम्फेटिक हार रही हैं। हाँ। एक खबर और आपको बता दूं इस चुनाव से जुड़ी हुई है। पहले भी ये प्रयास हुआ था 1.5 महीना पहले, राज्यसभा में ऑपोजिशन एमपीज ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की याचिका, उनको हटाने की याचिका दी थी। वो याचिका खारिज कर दी गई थी। अब एक बार फिर 73 ऑपोजिशन एमपीज ने राज्यसभा के जरिए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मांग की है उनको हटाने की, और उन्होंने उसमें बहुत सी शिकायतें की हैं कि इन्होंने खराब एसआईआर कराया है, ये हमारी शिकायत पर नोटिस नहीं लेते हैं, जब हम जो कोई सत्ता पक्ष की तरफ से नोटिस आता है तो उस पर हमसे स्पष्टीकरण मांगते हैं, ये एक तरफा बात करते हैं, हमारे डेलीगेशन को गेट आउट कह देते हैं। हमारे लिए एक टीएमसी पार्टी का नाम लेकर चुनाव आयोग ने एक पोस्ट किया था, उसको भी उसके अंदर मुद्दा बनाया गया और कहा गया इनका व्यवहार पूर्णतः पक्षपाती व्यवहार है। अब इस पर किरण रिजिजू ने लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर लोग बैठे हुए हैं उनको इस तरह प्रिविलेजेस का दुरुपयोग करके दबाव में लेने की कोशिश ना करें, और ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसी से समझ लीजिए, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, इससे समझ लीजिए कि इस दूसरी याचिका का भी क्या होने जा रहा है। सर, इसी पर बात पहले। दूसरी याचिका पर भी क्या होना नंबर के हिसाब से ही होता है ना, तो नंबर गेम में तो कुछ ऐसा है नहीं कि ऐसे तो फिर हर बार रिजेक्ट हो जाएगी, तो फिर वो उन याचिकाओं का मतलब क्या है? नहीं, याचिकाओं का मतलब यह है कि वो अपनी बात रख रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि पार्लियामेंट को जीत हार से मत देखिए। पार्लियामेंट जीतने हारने का वो नहीं है प्लेटफॉर्म। जीतने हारने का प्लेटफॉर्म होता तो हमेशा ही सरकार जीतेगी, क्योंकि बहुमत के साथ सरकार चल रही है ना। सरकार तभी हार सकती है जब वो बहुमत उसका लूज कर दिया। ये इससे आगे कब बढ़ता है? याचिका के फेस चरण से आगे कब जाएगा ये? याचिका से वो वहां पर चेयरमैन के पास जाएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे अगर, तो फिर उस पर चर्चा हो जाएगी। चर्चा होगी, फिर उसके बाद वोटिंग होगी। वोटिंग में जीत जाएंगे, यही पास हो जाएगा। एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का क्या पैमाना है? एक्सेप्ट रिजेक्ट का तो यह कि यदि नंबर आपके पास नहीं है तो कर सकते हैं, या वो कहे कि इसमें सीरियस नहीं है तो वो कर दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से जाएंगे। पहले एक बार चर्चा करेंगे, फिर ज्यादा से ज्यादा कमेटी के पास भेजकर उसको कर लेंगे, सीधा नहीं करेंगे। चेयरमैन चाहे तो कर सकता है, रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट हो गया था। हाँ, तो चेयरमैन चाहे तो कर सकता है, रिजेक्ट कर दे, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन वो आ भी जाए तो कोई वो जीत जाएंगे ऐसा नहीं है। उनका पर्पज है बार बार इलेक्शन कमिश्नर को, सीईसी साहब को डेंट करना, उनकी इमेज को डेंट करना और उनका क्वेश्चन करना। ये महत्वपूर्ण बात है। और लगातार पिछले कई साल से यदि हमारी संवैधानिक सभाओं व्यवस्थाओं पर और जो लोग बैठे हुए हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये भी तो गंभीर सवाल है। ये गंभीर मसला है कि लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके जीतने हारने का कोई एक खबर बता दूं इसी में। एक बड़ा आदेश चुनाव आयोग ने निकाला था कि पोलिंग डे से 2 दिन पहले से
एक आदेश लागू किया था कि मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, कि मोटरसाइकिल बाइक रैली नहीं होगी, फिर पिलियन राइडर नहीं बैठेगा एक दिन पहले, फिर उसके बाद उसमें टाइमिंग्स के साथ कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, सुबह से 6 बजे से शाम 6 बजे तक, वो सारी बातें थी। उसमें एग्जामिशन के लिए पुलिस से आप लेकर के आइए, तो उसको कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा हैं, ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती मोटरसाइकिल चलाने पर, और उसको उन्होंने मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफिकेशन में कुछ रिलैक्सेशंस दे दिए हैं, लेकिन क्योंकि हमने उस दिन भी प्रोग्राम में बात की थी कि बड़ा मतलब काफ़ी गंभीर बड़ा कदम था ये। एक बड़ा काम हुआ खबर जो अभी मैं देख रहा था कि करीब 65 BLO इलेक्शन ऑफिसर्स जो हैं इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमिश्नर को कि उनका वोट कट गया है। कल एक खबर थी कल तो जो लोग वोट डलवाने का काम कर रहे हैं उनका वोट भी SIR में कट गया है। तो क्या चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों को रखा जो भारत के नागरिक नहीं है चुनाव में? ये इस पर अभी एक अलग से बात करते हैं। पहले हम जो भवानीपुर की और ग्रेटर कोलकाता की और सेकंड फेज की बात कर रहे थे, तो उस पर सर आपका रिएक्शन। देखिए, भवानीपुर या ग्रेटर कलकत्ता का आप देख लें तो वहाँ पे भद्रलोक रहता है, शिक्षित वर्ग रहता है, और ज़्यादातर यहाँ जो है वो आप ये कहें कि परिवर्तन के लिए नहीं वोट देंगे। हालांकि कुछ वहाँ भी प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं कि टीएमसी काम नहीं कर रही है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी बंगाल में ये बार बार कह रहा हूँ, खासकर साउथ बंगाल इस बात के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है कि परिवर्तन हो और उस परिवर्तन में बीजेपी आए। क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो इशू है वो उनके लिए गौण है, वो आप लोग को यहाँ हम लोग को यहाँ लग रहा होगा, लेकिन एटलीस्ट कैलकाटा ग्रेटर कैलकाटा में जहाँ बुद्धिजीवी और अपने आप को कहें अलग मानने वाले लोग हैं वहाँ पर, और भवानीपुर इनका बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है। आप भले ही लोकसभा में कहें 8000 ये इनको लीड थी, लेकिन अगर ऐसे भी माने SIR का भी अगर ले लें तो वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा है ना। तो अगर वो जो बोगस वोटिंग होती थी, क्या बोगस वोटिंग इस बार नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है तो नंबर कैसे बढ़े? यानी कुछ लोग तो बाहर से आके भी वोट दे रहे हैं, तो वो तबका भी एक आ रहा है जो वोट देगा। ऐसे में मुझे लग रहा है कि अगर बीजेपी को 230 सीट आती है बंगाल में, तभी यहां पर ममता बनर्जी हारेंगी। अब यह है कि 230 सीट अगर लहर है बीजेपी एकदम, अगर वन वे अगर चले जिस तरह दिल्ली में हुआ था, अगर वैसा चले तो वो हार सकते हैं। हालांकि शीला दीक्षित यहां हार चुकी है। यहां तो सेकंड फेज आप अभी भी मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए अभी दरवाजे उस तरीके से नहीं खुले हैं, कंटेस्ट हो रहा है, लेकिन इस बार और पिछले बार में मैं कोई अंतर नहीं देख रहा हूं, और इस बार भी मैं देख रहा हूं कि पूरी तरह से टीएमसी कंट्रोल में है। कुछ आप ये कहें नैरेटिव के तौर पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया या ज्यादा असर्टिव एग्रेसिव मोड में इस समय बीजेपी है, लेकिन उसका ग्राउंड रियलिटी पे मुझे नहीं लग रहा है फर्क पड़ेगा, क्योंकि बंगाल हर समय दूसरे तरीके से सोचता है। ठीक है सर, अभी वो जो हम पीछे वो ज्ञानेश कुमार जी वाली बात कर रहे थे कि उनके खिलाफ फिर नोटिस आया उनको हटाने के लिए, हाँ सर आप कुछ कहेंगे उस पर? फिर एक त्रिपाठी जी भी मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि वो जितने वो BLO थे अपने ही वोट के लिए शायद जो है वो सेंसिटिव नहीं थे। दूसरा, अपना ही फॉर्म नहीं भरा, और जब उनके घर पहुंचे होंगे तो शायद वो कहीं इधर उधर रहे होंगे। एक दूसरी बात, क्या वो जानबूझ करके उन्होंने किया ताकि ये नैरेटिव बनाया? क्या वो टीएमसी के लोग थे? ये एक सवाल छोड़ रहा हूँ, मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम है। क्या जानबूझ करके वे लोग जो BLO हैं वो टीएमसी के प्रभाव में इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा करने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया, और इस समय उनको सूझ रहा है कि उनका नाम कटा हुआ है? ये पहले नहीं बता सकते थे? ये पहले नहीं जा सकते थे? मैं जानना चाहता हूं, और दर्शक भी जानना चाहेगा कि भाई आज जब चुनाव हो रहा है तब तुम एक प्रश्न लेकर के आ रहे हो, तुम कितने सेंसिटिव आदमी हो भाई? ठीक है सर, और ये चलते चुनाव में फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग जी नहीं, मुझे लगता है देखिए ये तो अब लड़ाई वो हो गई है ना, जैसे कई बार कहा जाता है कि एक ही बात बार बार आप कहने लगते हैं तो उसका असर समाप्त हो जाता है। अब ये ठीक है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये सब तरीके होते हैं, लेकिन जब आप बार बार वही बात लेकर आ रहे हैं तो फिर लोगों को लगेगा कि एक तरफ चुनाव आयोग है जो इतना शानदार काम कर रहा है कि न हिंसा हुई, न रिपोल हुआ, न किसी की हत्या हुई, न कोई एक दूसरे से लड़ पाया, और दूसरी तरफ विपक्ष देखिए कह रहा है कि ये सब हो रहा है इसलिए इनको हटा दो। मतलब जनता भी तो देखेगी ना। और जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे अमिताभ जी, तो इसका एक दूसरा है कि ममता बनर्जी हार रही, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की वेव है। क्योंकि आपने कहा ना कि 230 आएगी तब वो हारेंगे। हाँ।
मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी हार नहीं, इसका मतलब वेव है। और उसका एक प्रमाण हमने 2021 में देख लिया, नंदीग्राम में 1500 वोट से। नंदीग्राम एक एक्सेप्शन लेकिन हारी नहीं, मैं पूरा जोड़ रहा हूं। बार बार नंदीग्राम का बात है, मैं उस पर क्लैरिफिकेशन दूंगा सर। 3 से 77 गया। हाँ। आप इसको समझिए, ये वेव से ठीक है, सरकार नहीं बन पाती तो हम कह सकते हैं भाई क्या मतलब है इसका, लेकिन 3 से 77 जाना भी एक वेव है। वो नंदीग्राम से आपकी राय नहीं है ग्रेटर कोलकाता, एक नंदीग्राम पे भवानीपुर में। एक मिनट कह रहा हूं, कल भी हम लोगों ने कहा था कि अगर बदलाव की कोई लहर होगी तो ममता हारेगी, तो ममता हार सकती है और भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। बाकी जो सफोलॉजी और मैथमेटिक्स अभी उस तरह की नहीं कहती, लेकिन बदलाव होगा तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई का हारना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ममता जी हार सकती है पहले नंदीग्राम में। लेकिन एक करेक्शन मैं कर दूं कि पिछले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 90 विधानसभा सीटों पर लीड थी, और जिसका भी जिक्र हो रहा था 142 में, उसमें से केवल 14 सीटों पर लीड थी। ये फैक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, करेक्शन के लिए। नंदीग्राम जो है ना, हमेशा से एक स्ट्रांग होल्ड रहा है अधिकारी ब्रदर्स का और फैमिली का, ठीक है, और वहां पर उनकी नींव रही है, इसलिए नंदीग्राम से हारना आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि उस समय शुभेंदु अधिकारी उनसे हट चुके थे। चलें सर, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के ऊपर फर्जी पासपोर्ट रखने, विदेश में कंपनी चलाने के आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। कल हमने आपको खबर दी थी कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी, और कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा ने रिनिकी भूया शर्मा पर आरोप लगाने के लिए जिन दस्तावेजों को आधार बनाया था, पुलिस के मुताबिक वो पहले ही फर्जी साबित हो चुके हैं। अब कोर्ट ने यह कहा है कि ये पवन खेड़ा ये साबित नहीं कर पाए हैं कि रिनिकी के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं या उनके अमेरिका में किसी कंपनी में निवेश है। पुलिस को जांच करने के लिए पवन खेड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। कस्टोडियल इंटेरोगेशन शब्द यूज किया हाईकोर्ट ने, ये पवन खेड़ा की कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है। पवन खेड़ा ने आरोप 5 अप्रैल को लगाया था असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को घेरने के लिए। तब इलेक्शन, अभी वोटिंग नहीं हुई थी असम के चुनाव की, और उस वक्त उन्होंने इसको बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तब इसका जवाब दिया, और उनकी पत्नी ने जिस दिन ये आरोप लगा उस दिन रात में जाके एफआईआर की, और फिर आप सब जानते हैं कि उसके बाद ये सारा मामला गया, आसाम की पुलिस आई उनके घर पे कल कुछ दिनों के बाद। पवन खेड़ा के वो हैदराबाद में थे, हैदराबाद में जाकर के उन्होंने ट्रांजिट बेल ले ली, और उसके बाद असम की पुलिस सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने उस बेल पर स्टे लगा दिया। पवन खेड़ा जो है उसके बाद वो गुवाहाटी हाईकोर्ट गए, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ये कहा है। मैं आपको और कुछ उनकी ऑब्जर्वेशंस बताता हूं, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट ये खबर तो ये कल आ गई थी। एक तो ये कि हाईकोर्ट कह रहा है कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है, मतलब गिरफ्तार करो और रिमांड भी देगा, फिर कोर्ट रिमांड में लो और रिमांड में लेके पूछताछ करो। क्या कोर्ट ने कहा है कि जानना जरूरी है इनसे। कोर्ट पहले तो ये कह रहा है कि पवन खेड़ा ने अगर ये आरोप हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर लगाए होते तो भी फिर ये बात कही जा सकती थी कि भाई ये राजनीतिक पॉलिटिकल आरोप थे। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जो पॉलिटिक्स पे नहीं है, मतलब हेमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ, तो उनको राजनीति में घसीटना एक निर्दोष महिला को ये ठीक नहीं था। फिर वो कह रहे हैं कि ये पता लगाना है कि इनके पास ये डॉक्यूमेंट कहां से आए, क्योंकि इन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट मुझे मेरी टीम ने दिए। तो वो टीम में कौन लोग हैं जिन्होंने ये फर्जी डॉक्यूमेंट उनको दिए, उस टीम ने ये डॉक्यूमेंट कहां से प्रोक्योर किए, और पवन खेड़ा के बिहाफ पर ये डॉक्यूमेंट उस टीम से कौन लेकर के आया। अच्छा, पवन खेड़ा ने ये कहने की कोशिश भी की अपनी अपील में अपने वकील के जरिए, और उनके वकील भी बड़े थे अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने कहा कि भाई ये पॉलिटिकल नेचर का एक कमेंट है, इसमें इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये पॉलिटिकल नेचर का कमेंट नहीं है, ये उससे बड़ा आरोप था। और अब आप सोचिए कि अब स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये। अच्छा, इसमें आज कांग्रेस पार्टी का भी बयान आ गया, क्योंकि कल से ये चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा को आगे करके खुद लोग पीछे से हट गए, इनको हाथ में कागज दे दिए, इनसे बुलवा लिया, उस पर और कोई बोला भी नहीं इनके अलावा, ये आरोप इनके अलावा उस पार्टी से किसी और ने नहीं लगाया, और इन्हीं से कहलवा दिया और इन्हीं को फंसा दिया और बाकी सब हट गए। तो उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी कह रही है हम पूरी तरीके से इनके साथ खड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट है कि इसमें हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं। हेमंता से कल बात इस पर जवाब लिया गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो आचार संहिता लगी है, मैं डायरेक्टली तो इंटरव्यू नहीं कर सकता, 4 मई के बाद लेकिन जरूर करूंगा। I do not want to comment anything because model code of conduct is in force. Whatever the outcome of the case or investigation, it is entirely on Assam Police. I will review the case only after 4th May if I come back to power.
वो कह रहे हैं कि मैं अगर पावर में आया तो फिर मैं इसका हिसाब किताब जो है वो जरूर करूंगा। वो तो पहले भी कह चुके हैं कि मैं तो अभी पुलिस की भी खबर लूंगा अगर मैं जब जीत के आऊंगा, सीएम बनूंगा तो, कि ये असम पुलिस इतनी देर में क्यों पहुंची पवन खेड़ा के घर, ये असम में ही थे, इनको असम में ही गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया। तो वो तो बहुत सख्त लैंग्वेज जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो एक कोर्ट की टिप्पणियां हैं कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन, जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उसको आपने क्यों घसीटा इन आरोपों में, प्रथम दृष्टया आपके दस्तावेज भी फर्जी हैं, तो क्यों नहीं पवन खेड़ा को गिरफ्तारी होकर रिमांड देकर पूछताछ होनी चाहिए। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ये एक चलन है और हर बार नेता बच जाता है कोई भी आरोप लगाकर, और ये कोई एक नेता नहीं, हर नेता की आदत होती है कुछ भी कह के कोई भी आरोप लगा के और वो चला जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सीरियस होना ही चाहिए, और कोर्ट ने जो कहा कस्टोडियल इंटरोगेशन होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, वो अब कानून देखेगा उस तरह से। लेकिन ये तो सच है ना पत्रकारों का कि कोई व्यक्ति राजनीति में है और उसके परिवार के ऊपर आप टिप्पणी कर देते हैं। और कोई कहेगा कि भाई परिवार में कौन है, तो क्या रिंकी भुयान शर्मा वो राजनीति में है? नहीं है, वो हेमंत शर्मा की पत्नी है। और इससे आगे क्या वो जो आरोप लगाया वो पासपोर्ट फर्जी जो थे, क्या सचमुच 3 देशों के पासपोर्ट उनके पास हैं? अगर होते तब तो ठीक था ये, लेकिन नहीं है, आपने फर्जी कागज बनवाए, तो फिर तो ये बताना पड़ेगा ना, क्योंकि इससे भर तो काम नहीं चलेगा कि मुझे कहीं व्हाट्सएप पे किसी ने दे दिया और मैंने उसको कर दिया। तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने एक तरह से प्रेसिडेंस सेट किया है, और ये सिर्फ इस मामले में नहीं, सभी मामलों में होना चाहिए कि अगर आप बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, किसी के घर परिवार के ऊपर लगाते हैं और फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी तो पूछताछ जांच अच्छे से होनी चाहिए। देखिए, आमतौर पर होता ये था कि तो आपने ठीक कहा कि कोई उसमें अदालती कार्रवाई ज्यादा होती नहीं थी, और जैसे इन्होंने जाके ट्रांजिट बेल ले ली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बेल को स्टे कर दिया और कहा कि आप जाइए। वरना कोर्ट कई बार ये भी कह देता है कि अच्छा लेट दी बेल कंटिन्यू, लेकिन आप हाई कोर्ट जाइए। वो कंटिन्यू भी नहीं किया उस बेल को, और अब हाई कोर्ट कह रहा है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है। क्या सर ये कुछ बहुत बड़ी मुसीबत है पवन खेड़ा के लिए? जाहिर तौर पर पवन खेड़ा के लिए मुसीबत है, लेकिन मैं समझता हूँ ये पवन खेड़ा की जो मुसीबत है वो निपटेंगे। ये मेरे ख्याल से बेहतर प्रेसिडेंस है कि जो हाई कोर्ट ने दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को या जो भी लोग हैं, ये बात हो रही थी, जो भी लोग बेवजह के आरोप लगाते हैं या बिना किसी जांच परख के आरोप लगाते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे अभी हम जब फर्स्ट सेगमेंट में जिन नेता की बात कर रहे थे वो बहुत बार माफी मांग चुके हैं, केजरीवाल जी अक्सर उनको माफी मांग, सब पे ही लगा दिया सब ब्लैंकेट नहीं, लेकिन अलग अलग लोगों से माफी मांगनी पड़ी। तो इससे थोड़ा सा ये होगा कि आगे से लोग संभल कर, इन्होंने ये भी कहा, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने इनके बिहाफ पे ये भी कहा कि जो बात ये कह रहे थे, मतलब कि ये पासपोर्ट हैं या इन कंपनी है इनकी वाइफ की, हेमंत बिश्व शर्मा की, देवर इंटेरोगेटरी इन नेचर, कि हम तो पूछ रहे थे कि तुम्हारे पास 3 पासपोर्ट है क्या, तुम्हारी विदेश में कंपनी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। ये उनकी सफाई में ये कहा गया है। हाँ, वो देखा मैंने उसमें कि इंटरोगेटरी तरीके से कहा गया, लेकिन वो आरोप के तौर पे ही कहा गया। और ये भी बात कहना कि पॉलिटिकल लीडर्स का तो और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए भी तो उनकी इमेज होती है, उनका चुनाव होता है, वो सब चीज़ें हैं। इस पर थोड़ा सा काम बेहतर तरीके से होना चाहिए, और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो है, क्योंकि हमारे यहाँ चुनावों में कांग्रेस विक्टिम प्ले कर सकती है क्या? मतलब करेगी वो, लेकिन बनता है क्या करना? नहीं, वो कर सकती है, प्ले करने की तो बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता, बल्कि उनको कहना चाहिए, जो मैंने पहले कहा था कि ये जब बात बढ़ रही थी तब भी वो सॉरी करके भी कह सकते थे कि ये इंटरोगेटरी है, हम शायद होता ही नहीं है, तब ये शायद मांग लेते तो होता ही नहीं। माफी मतलब इसी दृष्टि से कि हम तो इंटरोगेटरी सवाल कर रहे थे, अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, इसको खत्म कर बात। ठीक सर, बढ़ जाओगे अगली खबर पे। अगली खबर आप अगर आप बहुत विशेष ना इस पर कोई टिप्पणी हो, ठीक, अगली खबर पे जाते हैं। ये भी क्योंकि कल से एक बड़ी कंट्रोवर्सी है। ये बीजेपी के नेता और आरएसएस के लीडर राम माधव, बीजेपी के नेता कहूं इनको, नहीं कहूं, आरएसएस का ही नेता, आरएसएस लीडर ही कह देते हैं, आरएसएस लीडर राम माधव। आरएसएस में कोई लीडर उडर नहीं होता, आरएसएस क्या कहें फिर, आरएसएस के कार्यकर्ता होते हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता, आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता राम माधव जी अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों पर एक बयान देकर विवादों में आ गए हैं। राम माधव ने वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में, एक पैनल डिस्कशन में अमेरिका के भारत के रिश्तों को लेकर के एक बयान दिया, जिसके बाद भारत में ऑपोजिशन उनको टारगेट कर रहा है और इनफैक्ट सरकार से सवाल पूछ रहा है कि ये देखिए, तो आपके लोग ये हैं ना, ये क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने राम माधव के बयान को आधार बनाते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने देश हित से समझौता किया है। अब राम माधव ने कहा क्या था, राम माधव ने क्या सफाई दी है, ये मैं आपको बताता हूं। पहले देखिए कि राम माधव बोले क्या। अभी तो सफाई आपकी स्क्रीन पे चली गई, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, व्हाट आई सेड वाज रॉन्ग। पहली लाइन अपने बयान पर उन्होंने साफ कह दिया कि मैं गलत था। बोले क्या थे इसमें,
बोले ये थे कि भाई वहां डिस्कशन चल रहा था कि हिंदुस्तान और अमेरिका इनके संबंध कैसे बढ़े। मैं जो थोड़ा बहुत समझ पाया इनकी सफाई से भी ज़्यादा और इनके बस ओरिजिनल बयान से, साथ में इनके जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसने शायद ये कहा कि भाई भारत एक एलाई की तरह बिहेव करे, भारत आगे बढ़े, 2 कदम भारत आगे बढ़े तो अमेरिका आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को काफ़ी वैल्यू करते हैं। तो उसके जवाब में राम माधव ने कहा कि भाई आपने कहा ईरान से तेल मत खरीदो, हमने खरीदना बंद कर दिया। आपने कहा रूस से मत खरीदो, हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। आपने 50% का टैरिफ लगाया, हमने सह लिया। उसके बाद भी आपने हम पर 18% का कम करने के बाद भी टैरिफ लगाया, जो हमारे ऊपर ओरिजिनल लगने वाले टैक्स से ज़्यादा था। तब भी हमने आपका कुछ नहीं किया, आपके साथ ही रहे। इससे ज़्यादा आप भारत से और क्या चाहते हैं? ये उनका ओरिजिनल स्टेटमेंट था। सुनने में जैसा मैंने आपको बताया कैसा साउंड कर रहा था, आप देखिए। We lagged behind. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? अब देखिए सफाई में क्या बोला उन्होंने, लिखा है व्हाट आई सेड वाज रॉन्ग, जो मैंने कहा गलत कहा था। इंडिया डिड नॉट एग्री टू स्टॉप इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया एनी टाइम। हमने रूस से तेल खरीदने से कभी इनकार नहीं किया अमेरिका के कहने पर। वी विगरसली प्रोटेस्टेड 50% टैरिफ इम्पोजिशन, कि हमने 50% हम पर जो टैरिफ लगाया गया उसके खिलाफ हमने काफ़ी विरोध भी किया। वो कह रहे हैं कि मैं केवल इतनी बात दूसरे पैनलिस्ट को समझाना चाह रहा था कि भाई ये मतलब हम आपके साथ रहे हैं, तो मैं फैक्चुअली लेकिन इनकरेक्ट था। माय अपॉलॉजीज, मैं माफ़ी मांगता हूँ सर। मुझे लगता है मैं भी आज इंडियन एक्सप्रेस में वो वीडियो भी मैंने देखा जो आपने अभी स्क्रीन पर दिखाया, और इंडियन एक्सप्रेस में उसकी डिटेल स्टोरी भी आज छपी है, उसको भी मैंने पढ़ा। तो मोटा मोटी लगता है जिसको कहते हैं ना फर्स्ट हैंड, ऐसा उनको कहना नहीं चाहिए था, और ऐसा कह करके उन्होंने भारत सरकार को एक ढंग से कटघरे में खड़ा कर दिया। जो बात अपोजिशन नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कर रही थी कि आप ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, 50% टैरिफ से आप जो है वो रसिया से आप इंपोर्ट आपने बंद कर दिया है, आपने ईरान से इंपोर्ट पहले ही बंद कर दिया था। हालांकि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, यदि मान लेते हैं ऐसा हो भी जा रहा था जी, तो भी कम से कम उनका यह दायित्व तो बनता था कि वो इन चीज़ों का वहाँ जिक्र नहीं करते। उनको शायद इसका अंदाज़ा नहीं था कि जो चीज़ें वो अमेरिका में बोल रहे थे आज के दिन में जो है वो भारत में वो सूचना का जो रफ्तार है विद इन सेकेंड्स में इंडिया में पहुंच जाती है, और उसके कारण भारत सरकार पर स्वाभाविक तौर पर भारत सरकार की किरकिरी हो रही है। अच्छा हुआ है कि उन्होंने कहा कि माय अपॉलॉजीज, और मुझे लगता है कि यहाँ लेकिन क्या विपक्ष इस बात को यहीं मान लेगी, स्वीकार कर लेगी? कैसे मान ले सर, वो तो साफ साफ बयान में तो जो वो यही कह रहे हैं ना कि हमने अमेरिका के कहने पर ही बंद किया तेल खरीदना अमेरिका, और हमने 50% का टैरिफ भी स्वीकार कर लिया। मैंने कहा ना कि हम लोग इतने दिनों से बात करते हैं, भारत सरकार फैक्चुअल क्या है, फैक्चुअल ये स्थिति ये है कि भारत सरकार ने की कंपनियों के अमेरिका से भी रिश्ते थे, चूंकि रशियन कंपनीज पर उसने प्रतिबंध लगा रहा था, तो स्वाभाविक तौर पर हमारे यहाँ जो कंपनियां थी, प्राइवेट नायरा हुआ या रिलायंस हुआ, तो उन लोगों ने भी उनको अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वहां से जो इंपोर्ट करना था वो कम कर दिया। अब उसमें भारत सरकार तो डायरेक्ट नहीं आ जाता है, लेकिन तो तेल खरीद रहे थे, और 12 लाख बैरल तो डेली तेल की खरीद जो है वो फरवरी तक भारत करते आपने वहां जाके एक ऑकवर्ड स्थिति तो खड़ी करी थी ना। मैंने कहा ना कि वो भारत सरकार के लिए किरकिरी करेगा, पूरी भारत सरकार के लिए किरकिरी। देखिए ये बड़ा कैंडिड कन्फेशन था जो उन्होंने किया, और मैं इसके लिए उनकी सराहना करता हूं, एटलीस्ट उसमें पार्टी पॉलिटिक्स जो समझ में आई, क्योंकि भारत ने ऐसा ही किया था, और आज भी नहीं, ईरान के समय भी हमने ऐसा ही किया था जब उनके अगेंस्ट ईरान के समय किया था, सैंक्शन लगा था, हमने एक्सेप्ट किया था क्योंकि वो बैंकिंग सैंक्शन थे। यहाँ रूस के साथ नहीं किया सर, लेकिन रूस नहीं, ये कैंडिड कन्फेशन मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर रहे थे, लेकिन अभी भी आज के दिन में वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं भी है कि आज के दिन में भी जो ग्रे मार्केट है उनसे हम तेल ले रहे हैं। जो बड़े रोजनेफ्ट और गैसप्रोम
जो बड़े सप्लायर हैं गैस के, सिर्फ उनसे ही बंद किया है क्योंकि उनके खिलाफ लगा था, हमारे खिलाफ नहीं लगा था। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरह से आप मान लीजिए कि अपुष्ट इंफॉर्मेशन उनके पास था, जिनको उन्होंने शेयर किया, जो नहीं करना चाहिए था। राम माधव सीनियर आदमी है, लेकिन उन्होंने ये कन्फेशन जो है, आप उस प्रेशर में भारत ने आप इसको कन्फेशन कह रहे हैं शब्द, क्यों कन्फेशन क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, इस तरह तेल तो रोका हमने खरीदना, उनसे ये किया, और वो प्रेशर भी था अमेरिका। इन्होंने चार बातें कही सर, इन्होंने चार बातें कही। हमने अमेरिका के कहने पे ईरान से तेल खरीदना बंद किया, ये बात सच है। सैंक्शन लग गए थे, हमने बंद कर दिया था। रूस से तेल खरीदना बंद किया। कांग्रेस की सरकार थी, सैंक्शन उस समय भी लगा था, क्या उसने बंद नहीं किया? नहीं, अभी इनके बयान की बात हो रही है। इनके चार बातों में से केवल एक सही है कि हमने ईरान से तेल खरीदना बंद किया, हमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, हमने 50% टैरिफ एग्री नहीं किए, विरोध किया हमने। उसके बाद जब 18% टैरिफ लग गए तो ऐसा नहीं है कि उस पर भी खामोश रहे, वरना ट्रेड डील हो गई होती। अभी तक ट्रेड डील नहीं हुई है। नहीं तो उन्होंने भी तो अभी तक तो हम तेल नहीं खरीद रहे हैं। अभी तक जो उनसे तेल था, अब तो 30 दिन का और उसके बाद बढ़ाया गया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि राम माधव जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, और जब हडसन इंस्टीट्यूट के बुलावे पर वहाँ वो गए थे तो पता नहीं उनके कांधे पर कुछ बोझ आ गया था क्या, कि हम ही भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप, मेरी ही 2-4 बात से सब कुछ तय हो जाएगा। एक तो पता नहीं ये गलतफहमी बोझ वाली क्यों उनको आ गई। दूसरा ये है कि बेसिक उनको, एक जिसको कहते हैं ना, जो बेसिक लॉ होता है इसका, उसको उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त किया है। आप वहां पर अगर गए हैं तो आप भारत सरकार की नीति पर बात कर सकते हैं, आप सीधे सरकार और संघ से जुड़े हुए व्यक्ति। इतनी बड़ी लापरवाही, ये वहां जाकर ये कहना कि हम ये कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि हमने एक्सेप्ट किया, ट्रंप इंपोज्ड 50% टैरिफ ड्यूटी ऑन इंडिया। हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, दुनिया के किसी देश ने एक्सेप्ट नहीं किया। और जिस वक्त तो बात कर रहे हैं, अमेरिकन कोर्ट का डिसीजन आने के बाद वो टैरिफ वापस किया जाए। $159 बिलियन कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए थी ना। ये कहते कि आपने गलत टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से आपकी कोर्ट आपको हड़का रही, उससे भारत और अमेरिका के रिश्ते का क्या लेना देना है। जहां तक ऑयल की बात रही, ऑयल दुनिया जानती है कि जब आप बैंकिंग सैंक्शन लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो हमको ये कहना चाहिए कि आप तो ईरान से लड़ाई में, रशिया से लड़ाई में जुझा रहे, तो हमको पीस रहे थे, ये कहने की कोशिश करते हैं। हम अपना काम सोवरेन कंट्री के तौर पर करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम बातचीत में ये बताना चाह रहा था कि भाई हम तो आपके साथ हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं, हम आपके साथ क्यों होंगे? आपकी गैर जरूरी मांगों पर हम आपके साथ क्यों होंगे? इन मांगों पे नहीं, एज ए कंट्री, एज अ कंट्री वी आर एन एलाई, बट एज ए कंट्री वी रेसिस्ट, एज ए कंट्री वी अपोज। हम आपके साथ क्यों खड़े होंगे? हम सोवरेन कंट्री का रिलेशनशिप जो होता है उस पर पूरी तरह से गलत, और जिसको कहते हैं ना कि एक जो संबंधों को लेकर पता नहीं वो किस सोच समझ के साथ गए, बहुत ही खराब ये बयान। सर छोटा सा कमेंट एक फिर मारूं सर। मेरा बस इतना कहना था कि आप वहां पर गए थे तो भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है, आप उसी तक अपने आप को टिके रहते, सीमित रखते हैं। आप सफाई यदि देने के लिए यदि आप करने जाते हैं तो उसमें भारत सरकार कटघरे में आकर के खड़ा, सफाई भी फैक्ट्स पे ही देनी चाहिए, और सफाई भी फैक्ट्स पर होनी चाहिए थी, जो मुझे लगता है कि भारत सरकार के लिए बहुत किरकिरी वाला ये। इसको ऐसे समझिए, राम माधव जी ने जो बोला है वो बहुत सीनियर लोगों में से है, और भारत अमेरिका के लिए वो बहुत काम करते रहे। ऐसा नहीं है, वो 20 साल से 25 साल से मुझे जितनी जानकारी है, संघ के लिए भी अमेरिका में बहुत काम उन्होंने किया है। लेकिन इसको आप गंभीरता से सब समझेंगे कि जब राम माधव की जगह यदि ये बयान किसी नॉन बीजेपी लीडर ने दिया होता तो क्या रिएक्शन होता, वो उससे आपको उसकी इंटेंसिटी समझ में आएगी। इसको बहुत बड़ा बयान मैं आपसे समझना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई लीडर ये बयान वहां पर इसी जगह बैठकर देता तो भारत में, भारत की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में क्या रिएक्शन होता। ठीक बात है। तो उससे इंटेंसिटी इसकी बात समझ में आती है। यही बात यदि राहुल गांधी यदि वहां पर बोले होते, हाँ, तो उनके चमड़े उखाड़ दिए होते हैं। मैं चमड़े उखाड़ने का मतलब है कि उनकी इतनी खिंचाई होती है। तो वही बात, इससे समझ लीजिए। सर अब अगली खबर में बढ़ते हैं, ये भी क्योंकि इस खबर पे भी बहुत बवाल, बहुत हंगामा हुआ था। ये खबर लेकिन आई और ये चुपके से चली गई, इसकी चर्चा नहीं हुई, और मैं समझता हूं इस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब को लेकर, आपको मालूम होगा, सरकार पर बहुत सवाल उठाए थे और पूरा सत्र धुल गया था उसमें। और उन्होंने कहा था कि इन्होंने चीन के साथ जंग के समय में
पल्ला झाड़ लिया मोदी जी ने, सरकार ने, रक्षा मंत्री ने, एनएसए ने, विदेश मंत्री ने, सबने, और सब सेना के प्रमुख के ऊपर डाल दिया, यार तुमको जो समझ में आता है तुम करो। कब? जब सेना प्रमुख इंतजार कर रहे थे फोन पर इंस्ट्रक्शंस का, सामने चीनी टैंक आ रहे थे, और उस वक्त जो है उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए और कहा गया कि जो उचित समझो वो करो। इस जो उचित समझो वो करो को भी लोगों ने जो है मजाक में बना दिया, इसको एक तरीके का वो मीम बना दिया गया। अब जनरल नरवणे साहब, शायद इनकी एक और किताब आई है, या नई किताब है, तो वो एक इंटरव्यू, खैर एक इंटरव्यू में ये बात वो कह रहे थे जो मैं आपके सामने किताब के बताना चाह रेफरेंस रहा में हूं। वो बात है। तो उसमें जो इन्होंने बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें नरवणे साहब पहले उसकी जो हेडलाइन है वो ये है, सैन्य मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करता है राजनीतिक नेतृत्व। फिर आगे वो ये कहते हैं कि सशस्त्र बलों को जहां तक मुमकिन हो राजनीति से दूर रखना चाहिए। सैन्य मामलों में राजनीतिक नेतृत्व, लीडरशिप का मतलब सीधा प्रधानमंत्री होता है, वो सीधे हस्तक्षेप नहीं करते। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णय सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति यानी सीसीएस में लिए जाते हैं। फिर आगे वो ये कहते हैं कि किसी विशेष बयान को प्रधानमंत्री से जोड़ना ठीक नहीं है। अब जो कंट्रोवर्सी थी जो इनकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर जो राहुल गांधी ने जो किया था, जो बात उन्होंने उठाई थी, उसके बारे में पहला ही रिएक्शन है, तब से अब तक ये बोले नहीं है कहीं नरवणे साहब। उन्होंने ये लिखा है कि चीनी सेना से आमना सामना होने की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्पष्ट निर्देश था कि वहां भारतीय सेना को जो सही लगे वो करें, जो उचित लगे वही करें। वही लैंग्वेज यूज की है। लिखते हैं नरवणे साहब ने ये बोला, फिर ये निर्देश सेना के प्रति सरकार के विश्वास का परिचायक है। ये तो हम में कॉन्फिडेंस है प्रधानमंत्री का कि हमसे, ये सरकार का कि हमसे कहा गया आप वहां पर हैं, आपको जो उचित लग रहा है आप वो कीजिए। फिर उस वक्त ये कहा गया था कि नरवणे साहब बिल्कुल अलग थलग पड़ गए, सब कुछ उनके ऊपर डाल दिया गया दारोमदार। तो फिर उसमें उन्होंने लिखा है कि इस बात, पोटैटो, जी हाँ, उन्होंने इस बात को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने खुद को हाशिए पर महसूस किया, उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया गया। तो ये बयान आया है, इतने हल्के से निकल जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था सर, क्योंकि ये गंभीर बयान ज्यादा हुआ था। हाँ सर, आप नहीं, मैं समझता हूँ हमने पहले भी चर्चा की। अरे बयान भी है सर, सॉरी बयान भी सुना दीजिए। The political leadership doesn't interfere directly into military affairs, and attributing a particular statement directly to the Prime Minister is not in good form. Because after all, whatever decisions are taken by the Cabinet Committee on Security, which comprises of a number of members. And of course, that committee is headed by the Prime Minister. But it should not be said in that manner, because it's not good form. Similarly, whatever decisions are taken in the army are always on the orders of the chief. But you don't keep saying कि chief ने कहा इसलिए ऐसे करो, chief ने कहा इसलिए ऐसे करो. ऐसे तो नहीं कहते ना. It's understood that when something is being done, it is being done by the orders or by the instruction of whoever is empowered to pass such a kind of order or instruction. जब विवाद हुआ था, राहुल जी ने इसको खासतौर से काफ़ी हंगामा किया था लोकसभा में, तब भी मैंने कहा था कि जब कोई सरकार अपने आर्मी चीफ को या किसी को भी फ्री हैंड की बात करती है तो उसका मतलब होता है कि उसका भरोसा उसमें है। इसको ये कहना कि उनको अकेले छोड़ दिया गया है, मैं ऐसा नहीं मानता। एक और बात हुई थी जिसकी चर्चा शायद उन्होंने की है कि बहुत समय लगा, नरवणे साहब ने कहा वहां पर जो बैठे हुए थे कई घंटे, तब भी मैंने कहा था कि एक प्रोसेस है, प्राइम मिनिस्टर इसको खुद नहीं कर सकते। सीसीएस हमारे यहाँ पर है जिसका जिक्र आज ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसको सबको समझता हूँ कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उस पर डिस्कस करती है देश का मसला ना। यदि कोई फैसला सरकार को करना है तो वो उस पर विचार करेगी, उस पर आर्मी चीफ का भी बात करेगी और जो लोग हैं उनसे भी बात करके फैसला करती है। लेकिन फ्री हैंड का मतलब केवल ये होता है कि वी ट्रस्ट। राहुल गांधी तो किताब का एक पन्ना ले उड़े थे। कोई नैरेटिव नहीं, कोई भी नैरेटिव चलाए, मैं तब भी यही मानता था, आज भी ये मानता हूँ। और पॉलिटिकल लीडरशिप केवल यही कर सकती है कि अपने आर्मी चीफ को कहे कि भी ट्रस्ट। और इन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा ये तो हम में ट्रस्ट है। त्रिपाठी जी बहुत शॉर्ट में देखिए, नरवणे साहब ने एक लाइन कही है कि अगर आप देश के गृह मंत्री पर भरोसा नहीं करते, प्रधानमंत्री पर, रक्षा मंत्री पर, सेना पर, सेना प्रमुख पर, तो एक ही काम आप कर सकते हैं कि जाके चाइनीज से पूछ लीजिए। अब ये कितनी गंभीर टिप्पणी है लीडर ऑफ अपोजिशन पर, ये जरा सोचिए। और किताब वो लहरा रहे थे, जो किताब छपी नहीं, तो क्या सिर्फ पन्ना था, अंदर खाली था? तो ये भी एक तरह का फर्जीवाड़ा ही हुआ। नहीं, ये तो विवाद ठीक नहीं है सर। वो किताब तो छपी है, नहीं छपी है ना सर। और फिर क्यों जवाब दिया है नरवणे साहब ने? सर किताब तो नहीं छपी है, जवाब दिया है।
इन्होंने नरवणे लिखी तो साहब- है ही सर, लिखी तो है ही किताब में। लिखी किताब तो नहीं छपी है ना, किताब तो छपी होती तो आपके सामने होती। किताब का फैक्ट्स है ना, ये आप इस पे लॉजिकल नहीं, लेकिन इसमें मुझे लगता है एक बात केवल की ब्रेक जब नरवणे साहब को ये स्टेटमेंट जो है तभी दे देना तभी दे देना चाहिए था, मैं ये समझता हूँ। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं आज राहुल गांधी की भाई ये सरकार के दबाव में कहा, उस वक्त कह देते बात ही खत्म हो लेकिन जाती, ये बात इतना तब भी लंबा चौड़ा तब भी विवाद कह उस वक्त सकते खड़ा हुआ थे। था। मिडिल ईस्ट की कंफ्यूजन ही बनी हुई है अभी भी। अब ये लड़ाई तो सीज फायर में है, लेकिन रोज धमकियां आती हैं सीज फायर टूटने की और हमले की। लेकिन इस्लामाबाद में एक बार फिर मेज़बानी के लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और उनके फॉरेन मिनिस्टर अटेंशन में खड़े हो गए हैं कि आज शायद बात हो जाए दूसरे दौर की पार्ट 2 इस्लामाबाद टॉक्स। पूरे देश में उन्होंने इस्लामाबाद टॉक्स के बैनर पोस्टर लगा रखे हैं। अब इसमें डेवलपमेंट ये है कि ईरान ये कह रहा है कि हम सीधी बात नहीं करेंगे अमेरिका से, बड़ी साफ साफ और कई बार और कई लेवल से उस बात को वो कह चुका है। और इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची वो कल रात को इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये उनकी जो विजिट है इसको सीधे केवल इस बात से ना जोड़ा जाए कि वो अमेरिकी डेलीगेशन से बात करने के इरादे से आए हैं। उन्होंने कहा मैं पहले यहाँ इस्लामाबाद जाऊँगा, फिर मैं ओमान जाऊँगा, फिर मैं रशिया जाऊँगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी बातें पाकिस्तानियों को बता देंगे, फिर पाकिस्तानियों को अगर आगे कन्वे करना है तो कर दें। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये कल रात पहुंच गए और अमेरिकी डेलीगेशन रास्ते में है। अमेरिकी डेलीगेशन में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, मतलब दामाद और दोस्त ट्रंप के, वो दोनों जा रहे हैं। जेडी वैंस नहीं गए हैं। जेडी वैंस इसलिए नहीं गए क्योंकि पाकिस्तान के ईरान की तरफ से भी केवल इनके विदेश मंत्री आए हैं। पिछली बार इनकी पार्लियामेंट के स्पीकर क्या नाम है सर उनका, गालिबाफ गए थे। वो सीनियर आदमी हैं, वो मेन आदमी थे। तो क्योंकि गालिबाफ नहीं आए तो इस बार अमेरिका ने जेडी वैंस को भी नहीं भेजा। गालिबाफ नहीं है, कॉलीबाफ कॉलीबाफ के लिए सर, क्यू से कॉलीबाफ जो है वो नहीं आए। हम लोग उनको गालिबाफ बना दिए। उसमें भी कहानी है। उसमें कहानी ये है कि जब ये पिछले दौर के राउंड की बातचीत के बाद ईरान लौटे, ये कालीबाफ और अब्बास अरागची, इनके खिलाफ इनके देश में ये एक मुहिम शुरू हो गई कि ये तो इन्होंने जाके सौदा कर दिया शहादतों का, हमारे इतने लोग मारे गए, हमला हम पे हो रहा है, विक्टिम हम हैं। और ये गए और इन्होंने जाकर के सारी अमेरिका की शर्तों पर बातचीत कर ली। ये क्योंकि मुहिम चली तो उसमें कालीबाफ ने फिलहाल अपने आप को उस बातचीत से अलग कर लिया, ऐसा कहा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि आईआरजीसी ने अब बिल्कुल एक टफ स्टैंड ले लिया है कि हमें बातचीत नहीं करनी है। लेकिन जो सिविलियन लीडरशिप है वो फिर भी कुछ कोशिश करके, हिम्मत करके एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। अब सवाल ये कि आज रात को दोनों की मुलाकात होगी या नहीं होगी, क्योंकि जब अमेरिकी पहुंचेंगे उस वक्त तक अब्बास अरागची के आगे जाने का वक्त हो चुका होगा। वो बातचीत तब होगी अगर पाकिस्तानी ईरान को कोई ऐसी बात कहें जिससे ये रुककर डायरेक्टली एक बार फिर अमेरिकी टीम से मिलकर बैठना चाहें, बात करना चाहें। लेकिन क्या इनके पास ऐसा कुछ कहने को है? और ये कहेंगे क्या? ये कहेंगे तो वही जो ट्रंप ने बताया होगा। ट्रंप क्या कह रहे हैं ये मैं आपको दिखा देता हूं। They're delaying it because we don't know who to deal with. They are they know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुश्किल ये है कि हम अब बात किससे करें क्योंकि वहां तो कोई लीडर नहीं है। अब ये बात कुछ हद तक उनकी ठीक है, लेकिन इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम भी है। आपको याद होगा कि जब पहले दौर की सीज फायर हुई थी और ये मीटिंग हुई थी तो इसके बाद क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने ईरान से कहा कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो तो अमेरिकी अपना ब्लॉकेड हटा देंगे, तो हॉर्मुज पूरी तरीके से खुल जाएगा, सीज फायर चलती रहेगी, हम बात करते रहेंगे। ईरान ने कहा ओके, ईरान ने अपनी तरफ से हॉर्मुज को खोल दिया। फिर ट्रंप आए, ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि हमने हॉर्मुज को खुलवा लिया है, लेकिन हमारा ब्लॉकेड तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान हमारी शर्तें मान नहीं लेता, जब तक हमारी टॉक्स किसी फाइनल अंजाम तक नहीं पहुंच जाती हैं। इसको ईरान ने अपने साथ विश्वासघात माना और इसका दोषी किसको माना? पाकिस्तान को, अमेरिका को नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं आपको एक अमेरिकन जर्नलिस्ट इनकी बात सुनाता हूं, इनका नाम है जेरेमी स्कैहिल। ये कह रहे हैं कि ईरानी पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी सारी कोशिश पाकिस्तान की हमें अमेरिकी शर्तों पर राजी करने की है। ये हमारी बातें वहां जाके नहीं बताते, ये हमारे कंसर्न्स नहीं रखते उनके सामने। वो जो कहते हैं हमें उसके लिए मनाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। और इनके कहने पर और इस शर्त पर कि अमेरिका ब्लॉकेड हटाएगा, हमने हॉर्मुज खोला, लेकिन ये अपनी बात से पलट गए। तो अब या तो पाकिस्तानियों को यही नहीं पता कि ट्रंप क्या कह रहा है और हमें इनको क्या बताना है, क्या तो यही कंफ्यूजन है। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर एक कोई रियल सेंस में मीडिएटर होता कोई, जो ओमान है, जो टर्की है,
ये कतर है, ये मीडिएशन करना जानते हैं। बोले ये पाकिस्तान ना टर्की है, ना ओमान है, ना कतर है। मीडिएटर केवल इधर की बात उधर और उधर की इधर नहीं करता है, मीडिएटर सोल्यूशन भी सुझाता है। अच्छा तुम इनका इतना मान लो, तुम इनका अपना कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोच के अपने भी सोल्यूशंस देता है। पाकिस्तान वो कुछ नहीं कर रहा है, वो चिट्ठी इधर की उधर कर रहा है, वो भी आधी अधूरी। सुनिए, तो कह रहे हैं पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप ने हमें क्या बताया जो हम इनको बताएं। जी देखिए, पाकिस्तानी इस समय आप समझे तो एक तरह से वही पोस्टमैन का काम कर रहे हैं जो इधर से उधर पर्ची पहुंचाते रहते हैं। और पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट ये भी है कि ये जंग किसी सुलह के रास्ते पर चले, क्योंकि उनका भी फ़ायदा उसमें है। सऊदी अरेबिया उनके दोस्त हैं, उनका फ़ायदा है वेस्ट एशिया में। लेकिन ईरान ये अच्छी तरह जानता है कि इस समय अमेरिका जो है अपने आप को बहुत इस केपेबल बना लिया है कि वो युद्ध आगे नहीं बढ़ाएगा और ग्राउंड वॉरफेयर वो नहीं करेगा। अब जो पहले एरियल वॉर होता था, अब वो नेवल वॉर की में बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें तब्दील होगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानियों का रोल मिनिमल इसलिए भी है कि पाकिस्तानी यहाँ कुछ कर नहीं सकते। ईरान में इस समय, और ये सही ट्रंप जब बोल रहे हैं कि हम किससे बात करें, वो गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि वहाँ सिविलियन लीडरशिप नहीं है, वहाँ मिलिट्री लीडरशिप, किससे आप बात करेंगे कि नहीं, क्योंकि एक लीडर दूसरे को काटता है। आपको याद होगा मसूद पेजेश्कियान ने माफ़ी मांगी थी पूरे गल्फ जीसीसी से, उसके तुरंत 4 घंटे बाद फिर अटैक कर दिया था आईआरजीसी ने। तो एक लीडरशिप क्राइसिस यहाँ है, एक पूरी तरह से आप ये आपको लगता है कि इनकी ईरानियों और अमेरिकियों की सीधी बात दूसरे दौर की होगी आज इस्लामाबाद में? मुझे लग रहा है होगी, क्योंकि जेरेड कुशनर आ रहे हैं और विटकॉफ आ रहे हैं, तो वो दोनों किसी न किसी तरह उनसे जरूर बात करेंगे। वैंस तो नहीं आया, वैंस ने मना कर दिया, बोले जब वैंस इसलिए नहीं, क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से कालीबाब जो हैं वो उनके कंटेम्प्रेरी है, तो आप किसी जूनियर से कैसे बात करेंगे, उनका आर्गुमेंट ये था। और इसी बीच ट्रंप साहब ने 3 वीक के लिए बढ़ा भी दिया है लेबनान का सीज फायर। लेबनान का सीज जी हाँ, तो मतलब ये वाली सीज फायर की कोई डेट है सर कि नहीं है? नहीं, ये तो एक्सटेंडेड फॉर एवर है, इसकी कोई डेट नहीं है। कोई डेट नहीं है, अनिश्चितकालीन है। अब वो अनिश्चितकालीन ये सब लोग, लेकिन वो ये कह रहे हैं, मैं उनके रक्षा मंत्री को सुन रहा था, ट्रंप के भी कल के बयान है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सेना तैयार है। अब इन्होंने एक तीसरा जंगी बेड़ा भी भेज दिया है वहां पर, डब्ल्यू बुश जो है, GW बुश। और उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, ईरानी माइंस बिछा रहे हैं समंदर में, वो हम माइंस क्लियर करेंगे, उनकी बोट्स को हम डिस्ट्रॉय करेंगे और इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। तो वो मतलब हर आदमी ने ट्रिगर पे उंगली रखी हुई है। और फिर जो है वो बातचीत की बात कह रहा है। सर अब बातचीत, कोई उम्मीद है बातचीत से कोई होगी तो मुझे निकलेगा? नहीं, बातचीत तो होगी, लेकिन परेशानी क्या है? 2 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण। एक तो ईरान और अमेरिका के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है। दूसरी बात, पाकिस्तान को आप मीडिएटर आप कहते हैं, बड़े सम्मान के साथ कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मीडिएटर नहीं है ना, वो मैसेंजर है। मीडिएटर कौन होता है? मीडिएटर एक तो उसकी खुद की हैसियत हो कि वो दोनों लोगों को कुछ बात अपनी तरफ से भी एड ऑन कर सके। क्या पाकिस्तान की ये हैसियत है कि वो ट्रंप साहब को बोल सके? वो तो ट्रंप साहब जो मैसेज देते हैं वो उसको कन्वे कर देते हैं। उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि ईरान ने जो मैसेज दिया वो ट्रंप साहब को बताएंगे। पत्रकार कह रहे थे कि पाकिस्तानियों को ये भी समझ में नहीं आता कि ट्रंप ने कहा क्या है। ये भी हो सकता है, वो भी बात है, लेकिन वो मैसेंजर जितनी भूमिका में है, मीडिएटर कोई नहीं है। ओमान, कतर का आपने जिक्र किया, तो वो लोग जब तक नहीं आएंगे, कोई मीडिएटर नहीं है, ये मैसेंजर है। जेडी वेंस तो इसीलिए नहीं आते क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत ही नहीं है जेडी वेंस का। अभी ये बातचीत भी हो जाए कुशनर के साथ, विटकॉफ के साथ, फिर आगे चलकर क्या होता है। और जो आज वो कह रहे हैं ट्रंप साहब की लीडरशिप वहाँ नहीं है, किससे बात करें, ये भी तो उन्होंने किया। सबसे पहले लीडरशिप पर तो खत्म, लीडरशिप तो उन्होंने खत्म किया। उनको लग रहा था कि लीडर्स को खत्म कर देंगे तो ईरान झुक जाएगा और सरेंडर हो जाएगा। मुश्तबा खमेनी के हवाले से खबरें आती हैं, कोई कह नहीं सकता कि कौन बोल रहा है, वही बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन खबर ये थी कल कि उन्होंने बड़ा सख्त इंस्ट्रक्शंस दिया है कि डायरेक्ट टॉक्स नहीं होंगी। जब तक हमारे कोर इश्यूज पर नहीं आएंगे तब तक हम डायरेक्ट टॉक्स नहीं करेंगे। अब आपने कहा कि गल्फ कंट्रीज का भी एक स्टेक है इसमें, वो क्या सोच रही हैं? तो वो यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद के एक सलाहकार ने एक बहुत बड़ी बात कही है। इनका नाम है अनवर गरगाश। इन्होंने कल बड़ा साफ साफ बयान दिया कि ईरान मिडिल ईस्ट के लिए लॉन्ग टर्म थ्रेट है। ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा लंबे वक्त का खतरा है। अब ये बात सिद्ध हो चुकी है। अब सोचिए, अब इस सब के बीच में ये बातचीत होनी है ईरान के साथ। सर ये प्रेसिडेंट का एडवाइजर है। अगर यूएई को लगता है, मतलब गल्फ के कंट्रीज को लगता है कि ईरान तो खतरा है, तो खतरा तो खत्म ही किया जाना चाहिए, और फिर बातचीत हो रही है। ये सिर्फ यूएई को नहीं लगता है, ये सऊदी अरब को भी लगता है, और आज से नहीं पहले से, है ना। ये गल्फ कंट्रीज में एक को छोड़ दीजिए जो शिया डोमिनेटेड है, तो बाकी सभी देशों को यही लगता है। ये शिया सुन्नी की भी लड़ाई बन जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा।
कोई इनमें से सुन्नी कंट्री नहीं चाहता है कि उस रीजन में एक शिया डोमिनेटेड कंट्री एक बड़ा खलीफा बन करके आ जाए, डोमिनेंस रहे उनकी, उसका एक बहुत ताकतवर देश के रूप में बन करके आ जाए। यदि ताकतवर देश के रूप में आ जाएगा तो फिर उनकी कहां से चलेगी? लड़ाई तो शिया और सुन्नियों की भी है ना। तो ये जो यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके जो सलाहकार बोल रहे हैं, वो वही है जिसे हम सब जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। ये बात इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत पहले आ चुकी है कि यूएई और सऊदी अरब दोनों चाहते थे ये लड़ाई नहीं रुके। वो चाहते थे कि अमेरिका ईरान को इतना मारे कि उसकी पूरी ताकत खत्म कर दे। तो अब भी चाहेंगे कि बात भी होगी तो उन्हीं शर्तों पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें गलतफहमी किसी को नहीं। फिर सवाल है कि ईरान क्यों तैयार होगा? नहीं तैयार हो रहा। आप तो देखिए ना, यूएई का संबंध इजराइल के साथ कितना बढ़िया हो गया था, सऊदी अरब के साथ कितना बढ़िया होने वाला था। इसमें पंगा हो गया ना। नहीं तो सऊदी अरब के साथ जो है अच्छे संबंध, अब्राहम एकॉर्ड जो होने जा रहा जो था, वो इसी परिप्रेक्ष्य में तो था। तो स्वाभाविक है कि जो सुन्नी कंट्री है वहां, वो चाहेंगे कि ईरान वहां मिनिमल पावर के साथ रहे, वो इतना पावर न रहे ताकि वो ईरान और ये जो सऊदी अरब है, बाकी जो कंट्रीज हैं, यूएई है, उनके लिए वो खतरा ना रहे। अब ईरान के लिए आसान नहीं है, लेकिन यूं इसको इन्हीं हालात को चलते रहना, दबाव उसके ऊपर भी है। और केवल लड़ाई ने नहीं, ये जो ब्लॉकेड हुआ है, ब्लॉकेड ने बहुत नुकसान किया है। कल एक असेसमेंट आया था इकोनॉमिक इंपैक्ट का। देखिए, ईरान का भी 12% गैस प्रोडक्शन, तेल प्रोडक्शन बंद हो गया है। 25% स्टील प्रोडक्शन ठप हो, मतलब ये खत्म हो गई है, कैपेसिटी खत्म हो गई है। 28% पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी खत्म हो गई है। फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने का सामान 100% महंगा हो गया है, दुगना हो गया है। इंटरनेट काम नहीं करता। 2 मिलियन लोगों की, मिनिमम 2 मिलियन लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं जब से ये जंग शुरू हुई है। 20 लाख लोगों की। कितनी आबादी है? IRGC को सैलरी नहीं मिल रही है। आबादी कितनी है ईरान की? कुल 10 करोड़। उसमें से 20 लाख लोगों की नौकरियां अभी चली गई हैं। और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ था ना, आपको वो जैसे कोविड आया था तो सारी इकोनॉमीज घट गई थी। 10.5% इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है और 41 लाख लोग दोबारा गरीबी में जा चुके हैं। और आपको मालूम है, एक मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी आज और मुझे थोड़ा सा जलन सी हुई। ईरान की लगभग सारी आबादी शहरों में रहती है, वहां गांव जैसी चीजें कम है। वहां यह हालत है, 20 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है और 40 लाख लोग गरीबी में पहुंच चुके हैं। यह हालत कर ली है ईरान ने अपनी। जी देखिए, मतलब इसको युद्ध से पहले से देखेंगे तो समझ में आएगा। जब उसका जो बेसिक है, यानी तेल का धंधा, पहले ही वो चौपट है, इतने बरसों से चौपट है अमेरिका ने, तो वो असर तो पड़ ही रहा था। लेकिन उसने ग्रे मार्केट क्रिएट कर लिए थे, चाइना उसके साथ था, दूसरी कंट्रीज उसके साथ थी, तो उसको लगता था कुछ हो जाएगा। अब जिस तरह की तबाही मचाई अमेरिका ने, इजराइल ने, उसके बाद सचमुच वहां कुछ बचा नहीं है। और जिसको कहते हैं ना कि एक हमारी जिद है कि ठीक है हम लड़ेंगे, और अगर देश के तौर पर कहें, कौम के तौर पर कहें, इस्लाम के तौर पर कहें, तो ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर वहां के नागरिकों के तौर पर कहें तो ये अच्छा लग सकता है क्या? यानी जो ईरानी नागरिक हैं उनकी हालत जरा आप देखिए। और ठीक है, वो भारत में लग रहे हैं, नहीं, भारत में 1-2 वीडियो आ जाता है कि वो कोई ट्रैक था उसको बना लिया तो यहाँ लोग बम हो जाते हैं कि अरे क्या कर दिया। जहां पूरा देश तबाह हो गया हो और वहां से कोई रिपोर्ट उस तरह की आती नहीं। ठीक है, कहीं कहीं आप रह गए। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, वो एक यहाँ का बच्चा है, वहां मेडिकल में पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली हो गई और वो अकेला बैठा हुआ है, कुछ कर रहा है, किसी तरह से कर रहा है। हालांकि उसको भी इस्लाम तो नहीं मान रहा ना ईरान। नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि ये तो वहां के लोग भी सोचेंगे समझेंगे ना। आप उनको बेसिक जो चीजें होती हैं उससे आपने पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया है। तो ठीक है, एक तरफ ये ट्रंप है, अमेरिका, उनका उनकी अपनी सनक है, उनका अपना बड़बोलापन है, लेकिन ईरान तबाह हो गया है। और उसके बाद अगर ये सऊदी अरब, यूएई ये कहें कि ये खतरा है, तो वो किस और चीज से डर रहे हैं वो समझना। तो कहीं यही तो इसी का तो इंतजार नहीं है कि अब अब तो लोग आ जाएं बाहर घरों के अपने। नहीं, ये तो कोशिश अमेरिका कर ही रहा है, ये तो लगातार प्रयास हो रहा है। प्रयास तो अमेरिका का यही है ना। उसके लिए भी तो कोई लीडरशिप चाहिए ना। इकोनॉमिक ब्लॉकेड का मान लीजिए पीछे तर्क उसका वही है। मान लीजिए कि ये जो गलीबाफ या कौलीबाफ जो नाम है, हम लोग को तो हिंदी वाले हैं तो बहुत सी गड़बड़ होती है, तो जो ये और अरागची या कोई और ऐसी लीडरशिप आती जो कहती कि अच्छा ठीक है भाई ये है, लेकिन हमें अब अपने देश को आगे ले जाना है, हम कहीं तो जाकर रुकेंगे।
ऐसा कहने किसी में हिम्मत नहीं, नहीं, है? नहीं, इसलिए ऐसा संभव नहीं हो पाएगा कि IRGC जो है वो तो पूरा इस्लाम की थियोलॉजी पर वो तो रोज खबरें आ रही हैं कि वो तो बिल्कुल मतलब वो इन लोगों को गद्दार मानता है जो बात कर रहे हैं। देश के लिए नहीं लड़ रहा है, वो दीन के लिए लड़ रहा है। उस चीज को ध्यान रखिए। एक लाइन में कह रहा हूं, ट्रंप ने कहा हम उसको स्टोन एज में पहुंचा देंगे, नहीं पहुंचाया। लेकिन अगर ये जिद बनी रही तो कोई एक बम न मारे तो स्टोन एज में पहुंच जाएगा। देखिए, ईरान इस समय एक कस्ब पे खड़ा है, अभी वहां चेंज आने वाला है, लेकिन IRGC पूरा अमेरिका पे ब्लेम लगा के वो उनको फंसाया हुआ है जो लोग सड़क पे आ सकते थे। और ऐसी नहीं है कि ईरान की आर्थिक स्थिति अभी खराब हुई, बहुत पहले से खराब हुई। 2007 जी 70% तो आज से 1 साल पहले वहां इन्फ्लेशन था, युद्ध के ठीक पहले 40% वो हुआ था। तो इन्फ्लेशन से सब लोग अफेक्टेड है, दवाइयां नहीं मिलती, हॉस्पिटल में गैस नहीं आता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो तबाही तो पहले से वहां थी। इसके बाद अब जो IRGC को रियल क्राइसिस फेल करना पड़ेगा वो है कि अगर सेटलमेंट हो जाती है, डील हो जाता है, तो वहां के लोग सड़क पे आ जाएंगे कि इतना तबाही के बाद अब ये क्या किया है। आप सुनिए, अब आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी ना, उसका अंजाम तू कौन में खाम खा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और भी सर एक और कुछ भी हो तो बताइएगा क्यों हो रहा है वहां। 2 हफ्ते से इस्लामाबाद और रावलपिंडी लॉकडाउन में है, 2 हफ्ते से। किस इंतजार में? मैं वो बोलूंगा नहीं, पाकिस्तान में बड़ी खराब वाली कहावत याद आ गई। देख लीजिए, अगर नहीं फैमिली शो है वैसे नहीं बोलूंगा, बहुत ही खराब वाली याद बोल ही दीजिए। 2 हफ्ते से लॉकडाउन में है इस्लामाबाद और रावलपिंडी। आम आदमी को घरों में बंद कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्पेंड, मार्केट बंद, स्कूल बंद, सड़क बंद, कॉलेज बंद, कोर्ट बंद, सरकारी दफ्तर बंद, बाजार बंद। लोग घरों के बाहर नहीं जा पा रहे। और क्यों नहीं जा पा रहे? पहले इंतजार होता रहा, पहले दौर की बातचीत होगी तो बंद कर दो, आने वाले हैं ईरानी और अमेरिकी, बंद कर दिया जी। फिर उसके बाद ये चले गए, इन्होंने कहा हम थोड़े दिनों में फिर आएंगे, उन्होंने कहा अभी खोलना नहीं, अभी ये फिर आएंगे। फिर उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, बोला रुको रुको, हो सकता है क्या पता आ जाए, खोलो मत खोलो मत। फिर ट्रंप ने कह दिया कि अगर बात बन गई तो मैं भी पाकिस्तान जा सकता हूं। तो उन्होंने कहा अरे अब तो मतलब क्या कोई इमरजेंसी भी क्या होती है, अब तो कोई निकलेगा ही नहीं बाहर। अब लोग वो कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों की लड़ाई चल रही है ईरान और अमेरिका और इजराइल, वो खुले हैं, हम जो बात कर रहे हैं मध्यस्थ हैं, हम बंद हैं, हम लॉकडाउन में। आप सुनिए, क्या एक बयान होगा आपके पास इस पर। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने पाकिस्तान आना है तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दुगनी मेहनत करेंगे और ज्यादा जोर लगाएंगे। तो अब इस्लामाबाद और पिंडी को बंद रखा हुआ है, लिहाजा सिक्योरिटी का ऐसा इंतजाम इन्होंने किया कि कोई भी छोटा सा वाकया ऐसा ना हो जाए जिसके बाद अमेरिकन ये वजह बना दें कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने आना था तो यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए। इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि अदालतें बंद है, जिन ममालिक की जंग हो रही है उनकी अदालतें खुली हैं, पाकिस्तान में बंद है और ये दारुल हुकूमत है। स्कूल बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, रास्ते बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, कारोबारी मराकज बंद हैं, दफातर बंद हैं, रिहायशी इलाके बंद हैं, यानी सब कुछ तो बंद करके रखा हुआ है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। जब दारुल हुकूमत बंद है तो फिर आप समझेंगे इसका असर जो है वो पूरे मुल्क के ऊपर पड़ता है। और ये कोई अच्छा पाकिस्तान का मैसेज नहीं जा रहा कि आप एक ऐसी मीटिंग करवाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपने अमन कायम करना है और आपकी अपनी हालत यह है कि आपने अपना दारुल हुकूमत बंद किया हुआ। एक आप बोलने वाले जो आपके मन में आया कि नहीं बोलने वाले? नहीं, कहावत अच्छी वाली बता रहा हूँ कि वो मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त है। आप मुद्दई सुस्त है तो इसके लिए आप उनको क्यों कर रहे हैं? वो तो चुस्त बैठे हुए हैं ना। सर ये आपने फिर मेरे को मन में एक और मेरे मन में आई एक बात। हाँ जी, ऐसे इनको वो भी तो दाई भी तो कहा जा सकता है ना, दाई भी तो है ये। हाँ दाई भी, यही तो करती है दाई भी। हाँ तो दर्द डिस्को होता था, गाना था हमारे, दर्द दाई, तो ये है। लेकिन ये हालात अजीब हैं कि उनका वो 2 शहर बंद हैं, पूरे 2 शहर बंद हैं 2 हफ्ते से। अद्भुत, ये पाकिस्तान है आपके लिए। सर आज समय इतना ही था, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अमिताभ, प्रोफेसर रागी आपका, विजय जी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका।